इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव डिस्कस्ड द एजाइल मैनिफेस्टो, जिसके अंदर हमने 4 वैल्यूज़ की बात की और इसको हमने डिस्कस किया। दैन हमने एजाइल 12 प्रिंसिपल्स की, हमने देखा कि जो 12 प्रिंसिपल्स हैं वो क्या हैं और इसको हमने डिटेल में जो है वो डिस्कस किया। मज़ीद हम जो है वो एजाइल के ऊपर जो है वो आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि एजाइल फ्रेमवर्क्स, तो मैंने डिस्कस किया था कि एजाइल हमारे पास क्या है, जो एजाइल मैनिफेस्टो है, एजाइल हमें एक माइंडसेट है, एजाइल कोई एक प्रोसेस मॉडल नहीं है। तो एजाइल हमने देखा कि एक माइंडसेट है जिसके अंदर हमारे पास कुछ जो है वो 4 वैल्यूज़ और 12 प्रिंसिपल्स हमें प्रोवाइड किए गए और उस पर बेस करते हुए फिर हमने कहा कि उसमें जो है वो मज़ीद जो है वो एजाइल फ्रेमवर्क्स आए। तो हमने जो है वो उन प्रिंसिपल्स की और मैनिफेस्टो की बात पहले हमने कर ली, तो वो हम दोबारा से रिपीट नहीं करेंगे। तो अब एजाइल फ्रेमवर्क्स की अगर हम बात करें तो एजाइल फ्रेमवर्क्स की एग्जांपल इस तरीके से है कि ये जो जितने भी फ्रेमवर्क्स हैं ये हमारे मतलब एक ओवरऑल जो एक प्रोसेस है उसकी बाउंड्रीज़ को डिफ़ाइन करते हैं कि जैसे कि स्क्रम है, एक्सपी है, लीन है। तो इस तरह से ये जितने भी एजाइल फ्रेमवर्क्स हैं तो इनकी अपनी कुछ बाउंड्रीज़ हैं जिनके अंदर ये तमाम 4 वैल्यूज़ को और 12 प्रिंसिपल्स को इनकॉर्पोरेट करना करते हैं। तो इसी वजह से ये एजाइल के फ्रेमवर्क्स जो है वो कहला रहे हैं। तो बिल्कुल अगर हम देखें कि जैसे कि हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो फ्रेमवर्क है एजाइल फ्रेमवर्क वो स्क्रम है। तो इस वजह से हम जो है स्क्रम के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड होंगे और स्क्रम के ऊपर हम बात करेंगे। अदरवाइज़ जो है वो हम एक्सपी और लीन वगैरह का ही जो है वो कुछ ना कुछ इंट्रोडक्शन हम देखेंगे। तो स्क्रम जो है वो हमारे पास बहुत ज़्यादा ये कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली जो है हम जो है वो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं एक बेहतर तरीके से। और एक्सपी जो है उसके अंदर जैसे कि हम देखें तो एक्सपी और स्क्रम में हम कुछ माइनर से ही डिफरेंसेस हैं, जिसके अंदर प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है एक्सपी के अंदर, और उसके अंदर जो है वो पेयर प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट आता है। और लीन के अंदर अगर हम देखें तो लीन के अंदर भी जो है वो कॉन्सेप्ट यही है कि हम सॉफ्टवेयर के प्रोसेस को किस तरीके से बेहतर बनाएं, जिसके अंदर जो है वो जो वेस्ट है उसको एलिमिनेट करने की बात की जा रही होती है कि जो अनवांटेड, जो इररेलेवेंट, जो अनइम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करना। तो उसके अलावा हम जो है वो कैनबैन के ऊपर भी बात करेंगे कि कैनबैन किस तरीके से जो है वो जैसे स्क्रम के ऊपर जो है स्क्रम में जैसे हमारे पास स्प्रिंट्स हैं और 2 to 4 वीक्स एंड सो ऑन, तो वो किस तरीके से जो है वो जो है वो ये काम चीज़ जो है वो किस तरीके से जो है वो इस को मज़ीद प्रोडक्टिव वे में जो है कैनबैन जो है डिफरेंट वे में जो है वो करता है कि किस तरीके से उसमें एक पुल मैकेनिज़्म फॉलो हो रहा होता है या किस तरीके से वो एक पाइपलाइन होती है कि किस तरीके से उस पाइपलाइन के थ्रू जो है वो तमाम सारा काम हो रहा होता है। तो हम कोई ना कोई इलेक्ट्रॉनिक या फिर जो है वो हम फिज़िकल बोर्ड बना के उसमें जो है वो पुल मैकेनिज़्म के थ्रू जो है सारा काम हो रहा होता है। तो वो हम जो है वो फर्दर जो है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम डिफरेंसेस की बात करें एजाइल और वाटरफॉल की, जैसे कि हमने ट्रेडिशनल वाटरफॉल को हमने प्रीवियसली डिस्कस किया हुआ है और एजाइल भी बहुत हद तक जो है कुछ हद तक मैनिफेस्टो और हमने जो प्रिंसिपल्स हैं उसमें डिस्कस किया। तो अगर हम जो मेजर डिफरेंस की बात करें तो मेजर डिफरेंस हमारे पास क्या है कि जो वाटरफॉल है वो हमारे पास प्लान ड्रिवन अप्रोच है कि जिसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट जो है वो एक ही साथ हमें जो है वो एक ही दफ़ा हमें तमाम रिक्वायरमेंट हमारे सामने होती है और वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट होती है और उसको हम लेके काम जो है मतलब एक पूरी प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग करने के बाद हमारा काम जो है वो चलता है। जबकि एजाइल जो है वो हमारे पास उन कॉम्प्लेक्स रिक्वायरमेंट्स के लिए है कि जहाँ पे हमें एक बिग पिक्चर तो शायद मालूम हो मगर हमें ये ना मालूम हो कि एक्चुअली जो है वो हमें किन किन फ़ीचर्स के ऊपर जो है वो काम करना है और कौन से फ़ीचर्स जो हैं वो लाजमी तौर पे होने चाहिए। तो वहाँ पे हम जो है वो वैल्यू ड्रिवन अप्रोच है जिसके अंदर हम जो है वो टाइम टू मार्केट को देखते हुए और हम रिक्वायरमेंट्स की कॉम्प्लेक्सिटीज़ को देखते हुए हम कस्टमर्स को वैल्यू प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे होते हैं एजाइल में। इसके अलावा अगर हम देखें कि हमारे पास जो वाटरफॉल है उसके अंदर क्या चीज़ फिक्स्ड है, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स हमारे पास फिक्स्ड होती हैं कि रिक्वायरमेंट्स हम पहले ही शुरू में देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और फिर उन्हीं रिक्वायरमेंट्स को फिक्स रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम करते हैं। तो मैंने आम फहम ज़बान में समझाने के लिए आप लोगों को एग्जांपल दी थी कि जैसे कि हमारे पास एक घर हम बना रहे हैं, घर की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज उसके अंदर पहले से एक रिक्वायरमेंट बता दी जाए कि भाई घर इस तरीके से बनेगा और फिर बीच में कोई भी चेंज आप ना करवा सकें। या घर आप रेनोवेट करा रहे हैं तो आपने बता दिया भाई कि घर में ये रेनोवेशन का ये काम होगा और फिर उसके बाद आपने जो है वो ठेकेदार को कह दिया कि अब जो है वो बस तुम जानो और तुम्हारा काम जानो और मैं कोई चेंज बीच में नहीं कराऊंगा। तो ये हमारे पास जो है वो वाटरफॉल हो गया। अदरवाइज़ जो एजाइल है, एजाइल में हमारे पास फिक्स क्या है, उसके अंदर हमारे पास रिसोर्सेज फिक्स्ड हैं और टाइम फिक्स्ड है कि हमें पता है कि हमें अब यहाँ पे हम जो है रिक्वायरमेंट्स को फिक्स नहीं करते, यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स को हम जो है वो फीचर्स कह रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से फीचर्स करने और फीचर्स हमारे पास एस्टिमेटेड होंगे, ठीक है, कि हमारे पास 2 to 4 वीक्स में कितने फीचर्स किए जा सकते हैं वो एस्टिमेटेड हैं, वो फिक्स नहीं है।
तो यहाँ पे हमारे पास जो फिक्स्ड है वो क्या है, रिसोर्सेज फिक्स्ड है कि हमारे पास एक टीम है, वही टीम काम करेगी, और टाइम फिक्स्ड है कि हमारे पास 2 to 4 वीक्स में हमें कुछ काम करके देना है। और वो क्या काम करके देना है, तो यहाँ पे जैसे वाटरफॉल में रिक्वायरमेंट्स फिक्स थी, तो यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स फिक्स नहीं है, यहाँ पे फीचर्स हैं। तो जैसे कि हमारे पास हम इसकी एग्जांपल फिर हम आम फैम ज़बान में अगर घर वाली लें, तो लेट सपोज अगर आप घर तामीर करा रहे हैं, तो वहाँ पे आप जैसे दिहाड़ी पे काम करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपने जो है वो जो फिक्स्ड है वो क्या है, वो ठेकेदार की जो के पास जो टीम है, और वो लेट सपोज जो एक दिन में जो काम कर रहा है, या लेट सपोज वहाँ पे जो 8 घंटे का काम कर रहा है, या वो एक हफ्ते का काम जो है लेट सपोज आप जो है वो उनसे या जो भी काम है, तो वहाँ पे जो टाइम है कि वो एक दिन में जो है वो कितने घंटे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ जो है वो फिक्स्ड है। तो वहाँ यहाँ पे अगर हम देखें तो फीचर्स जो है वो कितना काम करेंगे, ठीक है, तो वो उस हिसाब से जो है वो मतलब डिस्कस होगा कि वो एक दिन में क्या क्या काम कर सकते हैं, और वो एक दिन के लिए जो है वो जो फीचर्स हैं वो एस्टिमेटेड होंगे कि एक दिन में कितना काम किया जा सकता है, और फिर उसके बाद जो है वो रिसोर्सेज और टाइम जो है फिक्स होंगे। तो खैर हम इसको सॉफ्टवेयर की टर्म्स में देखें तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास टीम है वो हमारे पास फिक्स्ड होगी, और उसके अलावा जो टाइम है वो हमारे पास 2 to 4 वीक्स का होगा कि एक स्प्रिंट कि उसके अंदर कितना काम किया जा सकता है, स्प्रिंट क्या है, और स्प्रिंट में जो है वो किस तरीके से काम चलता है, वो मज़ीद हम आगे डिटेल जो है वो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ 2 से 4 हफ्ते के बारे में जो है वो हमारे पास जो टाइम ड्यूरेशन है उसको हम देखते हैं, और वो हमारे पास फिक्स्ड होता है। जबकि हमारे यहाँ जो वाटरफॉल है वो रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए रिसोर्स और टाइम एस्टिमेट किया जाता है, जबकि एजाइल में हमारे पास जो है वो रिसोर्स को और टाइम को देखते हुए हमारे पास फीचर्स एस्टिमेट किए जाते हैं कि हमारे पास जो है वो जो हमारे पास रिसोर्सेज जो टीम है, टीम कितनी कॉम्पिटेंट है, और किस तरीके से जो है कितना टाइम हमारे पास है। लेट्स सपोज 2 to 4 वीक्स है, तो हमें मालूम है तो फिक्स टाइम है, और जो टीम है उसको देखते हुए फीचर्स जो है वो एस्टिमेट किए जाते हैं। जबकि वाटरफॉल में क्या है कि रिक्वायरमेंट्स फिक्स हैं, अब रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए रिसोर्स असाइन किए जाएगी कि इसमें जो है वो किस पे जो है वो लेट सपोज कौन सी रिसोर्स काम करेगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है प्लान ड्रिवन अप्रोच में जो है वाटरफॉल है उसके अंदर डिफरेंट रिसोर्सेज हम असाइन कर रहे होंगे। तो यहाँ पे जैसे कि रिसोर्सेज है, तो लेट सपोज हमारे पास कोई जो है वो डिफरेंट रिसोर्सेज ए रिसोर्सेज बी रिसोर्सेज सी जो है डिफरेंट रिसोर्सेज असाइन हो रही होंगी। जबकि एजाइल के अंदर जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो एक डेवलपमेंट टीम की शक्ल में होती हैं, तो वहाँ पे हम रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग जो है वो रिसोर्स की बात नहीं कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास एक ओवरऑल डेवलपमेंट टीम होती है। तो मज़ीद अगर हम इसके बारे में जो है वो आगे चल के जो है डिस्कस करेंगे। तो स्क्रम पे पहले हम जैसे कि अगर हम डिस्कस करें तो स्क्रम हमारे पास जो इसकी अगर हम देखें जो नाम कहाँ से पड़ा, तो रग्बी जो आपके पास जो रग्बी फुटबॉल है उस गेम में एक कॉन्सेप्ट होता है स्क्रम कि जिसके अंदर जैसे ही वो गेम रीस्टार्ट करते हैं किसी इंटरप्शन के बाद, तो जो 2 टीम्स होती हैं उनके जो आपस में जो प्लेयर्स होते हैं वो अपनी टीम के साथ एक जो है वो एक फॉर्मेशन बनाते हैं, एक जो है वो जिसमें वो बाकायदा एक दूसरे के गले में हाथ डाल के जो है वो एक पूरी फॉर्मेशन जो बनाते हैं और एक पोजीशन लेते हैं बॉल की। तो वो एक पूरा जो एक फिर उसके बाद पोजीशन लेने के बाद जो एक ग्रुप में एक एफर्ट लगाते हैं, तो दोनों जो टीम्स हैं वो आपस में एक दूसरे के बराबर बराबर खड़ी होती हैं। तो ये जो एक टीम की एफर्ट है तो उसको देखते हुए यहाँ से जो है वो स्क्रम का नाम निकला कि जो स्क्रम है वो एक टीम की एफर्ट है और किस तरीके से वो एक पोजीशन जो है वो जो है ओवरऑल टीम मिलके जो है वो ले रही होती है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम बात करें तो आप खुद से पॉज करके इसको जो है वो थोड़ा सा रीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो केन शॉबर और जेफ सुदरलैंड है, तो उन्होंने जो है स्क्रम का कॉन्सेप्ट दिया और उसको जो है फर्स्ट टाइम जो है ऊसरा कॉन्फ्रेंस में जो है वो इंट्रोड्यूस किया। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रम है वो जो जब इंट्रोड्यूस हुआ तो जाहिर सी बात है कि वो जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज़ होना शुरू हुई, कस्टमर ज़्यादा सेटिस्फाई हुए और टीम्स भी ज़्यादा हैप्पी जो है खुश हुई। तो उसी तरीके से आज जो है वो तकरीबन 20 साल से ऊपर हो गए हैं कि जो मज़ीद जो है वो स्क्रम जो है वो एक आज तक जो एक अच्छी डेवलपमेंट अप्रोच है। तो अब अगर हम थोड़ा सा एक ओवरऑल साइकिल की बात करें, फिर हम उसको जो है वो थोड़ा सा चंक्स में तोड़ के भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से जो है वो ओवरऑल काम चलता है। तो हमारे पास सबसे पहले हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग हमारे पास एक इस तरह की जहाँ पे तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो फीचर्स हैं वो जो है वो जमा होंगी। अच्छा, ये फीचर्स कौन जमा करेगा, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास एक डायग्राम है, ठीक है। तो कि सबसे पहले तो हमारे पास ये देखना है कि प्रोडक्ट बैकलॉग है जिसमें तमाम रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर उन रिक्वायरमेंट्स का जो सबसेट है वो है स्प्रिंट बैकलॉग।
ठीक है। और स्प्रिंट बैकलॉग पे हमारे पास जो है वो 2 to 4 वीक्स में हम जो है स्प्रिंट पे काम करेंगे और उसके अंदर कुछ एक मीटिंग होगी डेली स्क्रम जो कि 24 आवर्स की मीटिंग होगी और फिर हर जो स्प्रिंट का जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास कोई ना कोई पोटेंशियली शिपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट होगा। तो इसी चीज़ को जो है वो मज़ीद इस डायग्राम में ज़्यादा क्लियरली जो है डिफाइन किया गया है, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास डायग्राम है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, उस प्रोडक्ट बैकलॉग की जो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट ओनर के ऊपर होती है। तो अभी हम डिफ़ाइन करेंगे कितने रोल्स हैं, कौन से इवेंट्स हैं, कौन क्या आर्टिफिक्ट्स हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 3 रोल्स जो है वो स्क्रम प्रोसेस में होते हैं, विच इज़ स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर और डेवलपमेंट टीम। तो ये 3 रोल्स जो है वो ओवरऑल स्क्रम में हम जो है वो डिस्कस कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ओनर है वो कौन है, वो हमारे पास एक क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो जैसे कि हमने वाटरफॉल वगैरह के कॉन्सेप्ट को जब हम डिस्कस कर रहे थे और SDLC डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे एक बड़ा मसला जो है वो क्या आता है कि स्टेक होल्डर इंगेजमेंट, ठीक है। तमाम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं, तो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की राय लेना, उनको सब एक पेज पे लेकर आना, उनकी जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस को देखना, तमाम चीज़ों को देखना। तो अब ये तमाम जिम्मेदारी जो है वो खुद क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन के एक बंदे के सर पे आ गई। वो कौन है, वो प्रोडक्ट ओनर है। अब प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है कि वो किस तरीके से तमाम जो इतने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे किस तरीके से इनपुट लेकर जो है वो रिक्वायरमेंट लेकर आता है। अगर वो कोई गलत सलत काम करवाएगा तो जाहिर सी बात है जो बुराई आएगी वो प्रोडक्ट ओनर के ऊपर आएगी। जैसे वही अगर आम फहम ज़बान में समझें कि अगर आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवाते वक्त, तो लेट सपोज आपके जो है वो आप घर बनवा रहे हैं, तो घर बनवाते वक्त जो है वो किसी एक शख्स की जिम्मेदारी लगा दी गई कि भाई तुम जो हो ठेकेदार से डील करोगे। अब वो जो शख्स है जो घर में रेनोवेशन का काम करा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर वो गलत काम करा रहा है, सही काम करा रहा है, जो काम वो करवा रहा है, तो वो उसके लिए ज़िम्मेदार वो बंदा होगा, ना कि वो ठेकेदार या वो जो काम करने वाली जो टीम है उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है इसमें कि उन्होंने रिक्वायरमेंट सही से जो है वो सही से जो है मतलब सही रिक्वायरमेंट फुलफ़िल की या नहीं की। तो वहाँ पे बिज़नेस गोल्स को देखना और तमाम चीज़ों को देखना बहुत हद तक जो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट ओनर की है कि वो किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स लेता है और रिक्वायरमेंट्स लेके जो है वो यहाँ पे कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट ओनर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी प्रोडक्ट बैकलॉग की, कि वो किस तरीके से एक प्रोडक्ट बैकलॉग होगा जिसके अंदर वो तमाम जो जितने भी एक्सपेक्टेड फ़ीचर जो अभी तक हैं कि कौन कौन से फ़ीचर जो हैं वो होने चाहिए, वो तमाम फ़ीचर्स जो है वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर देगा और उनको प्रायोरिटाइज़ करेगा फिर, ठीक है। तो हमारे पास वो प्रायोरिटाइज से क्या मुराद कि जो फ़ीचर जो कि उसको श्योरिटी है कि हाँ ये तमाम चीज़ें जो है वो फौरी तौर पे होनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो इंपॉर्टेंट होंगी उनको रैंक करके ऊपर जो है वो कर देगा। और जो लोएस्ट प्रायोरिटी की फ़ीचर्स होंगे उनको जो है वो जिनके ऊपर डाउट है या फिर उनके लिए जो है वो मज़ीद जो है वो स्टेटस पेंडिंग है, मज़ीद जो है वो उसमें डिस्कशन जो है उसकी ज़रूरत है, या फिर मज़ीद जो है वो मार्केट का सर्वे करना ज़रूरी है, या अभी जो है वो फौरी तौर पे जो है वो इस पर फ़ैसला नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे जितने भी फ़ीचर्स हैं उनको जो है वो रैंक लो किया जाएगा। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उस प्रोडक्ट बैकलॉग में हमारे पास जो है वो ओवरऑल जितने भी फीचर्स हैं वो रहेंगे। तो ओवरऑल हमारे पास जो साइकिल है उसके अंदर जो प्रोडक्ट बैकलॉग है वो हमारे पास जो है वो बना रहेगा और प्रोडक्ट बैकलॉग में हमारे पास जो प्रोडक्ट ओनर है उसकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो तमाम चीज़ों को किस तरीके से रैंक करता चले जाता है और उसमें चेंजेस करना, वो तमाम चीज़ें प्रोडक्ट ओनर की ज़िम्मेदारी है और वो ही उसके अंदर चेंज कर सकता है। फिर प्रोडक्ट बैकलॉग के बाद हमारे पास आ जाता है स्प्रिंट बैकलॉग। तो स्प्रिंट बैकलॉग जैसे हमने डिस्कस किया, तो हमारे पास स्प्रिंट बैकलॉग से पहले होगी स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है वो हम जो है वो डिटेल में थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल सिर्फ इतना कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बैकलॉग होगा, उस प्रोडक्ट बैकलॉग में से अब जो डेवलपमेंट टीम होगी, तो डेवलपमेंट टीम स्क्रम मास्टर, प्रोडक्ट ओनर, इनकी जो कम्युनिकेशन है, इनकी कम्युनिकेशन होगी और आपस में देखा जाएगा कि जो डेवलपमेंट टीम है वो खुद से ज़िम्मेदारी लेगी, वो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम, क्रॉस फंक्शनल टीम जो है वो खुद से ज़िम्मेदारी लेगी कि किस तरीके से जो है वो कितना काम जो है वो 2 to 4 वीक्स में वो कर सकते हैं। तो वो खुद से जो है वो कमिट करेंगी कि हाँ हम ये काम कर सकते हैं और उसका जो जितने भी फीचर्स वहाँ पे प्रोडक्ट बैकलॉग में हैं। अब ये भी हमारे पास अगर हम देखें कि थीम्स, एपिक, फीचर्स, यूजर स्टोरी, उसका क्या डिफरेंस है, तो वो भी एक अदर टॉपिक है, तो हम उसके ऊपर फ़िलहाल नहीं जा रहे। फ़िलहाल हम सिंपली फ़ीचर्स की बात कर रहे हैं। तो लेट सपोज़ यहाँ पे हमारे पास एक फ़ीचर 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगर कोई फ़ीचर थे, तो स्क्रम टीम हो सकता है कि उस मज़ीद उसको जो है वो थोड़ा सा ग्रैनुलर लेवल पे तोड़े और कहे कि फ़ीचर 2 के अंदर जो अगर हम कहें तो फ़ीचर 2 को फ़ीचर 2A, 2B, 2C, 2D पे तो तोड़ा जा सकता है। तो हम 2 to 4 वीक्स में जो है वो फ़ीचर 2A और फ़ीचर 2B में काम कर सकते हैं। तो वो अपने हिसाब से जो है वो उसकी ज़िम्मेदारी लेंगे और स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो तैयार हो जाएगा। अब
एक स्प्रिंट जब आपकी जो है वो, अच्छा अब इसके अंदर अगर ये बहुत लो एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई ये बहुत कम काम ले रहे हैं, तो हो सकता है कि प्रोडक्ट ओनर अपनी राय दे सकता है कि भाई ये जो काम आप समझ रहे हैं कि शायद ये जो है वो इस तरीके से है, तो वो प्रोडक्ट ओनर जो है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको समझाएगा कि वो जो फीचर 2A है और फीचर 2B है उसमें क्या काम होना है। तो ये उसको समझाना प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है, और इन दोनों की कम्युनिकेशन सही तरीके से हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, वो चीज़ें जिम्मेदारी स्क्रम मास्टर की है कि वो फैसिलिटेट करे कि इन दोनों के दरमियान कोई कम्युनिकेशन गैप ना हो। फिर यहाँ पे हमारे पास जो स्प्रिंट बैकलॉग है, वो स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो जब से कि तैयार हो जाएगा, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो है 1 to 4 वीक्स 2 to 4 वीक्स की जो है वो एक स्प्रिंट चलेगा, जिसके अंदर जो है वो डेवलपमेंट टीम जो है वो काम शुरू करेगी। अब डेवलपमेंट टीम जो है, यहाँ पे जो डेवलपमेंट टीम है, तो यहाँ पे डेवलपमेंट टीम से मुराद हमारे पास जो है वो जो अलग अलग जो जितने भी इसमें अगर हम देखें, तो हमने कहा कि क्रॉस फंक्शनल टीम है, तो इसके अंदर जो है वो कुछ डेवलपमेंट के लोग भी होंगे, कुछ क्यूओ के होंगे एंड सो ऑन। तो वहाँ पे ये पूरी टीम की जिम्मेदारी है कि वो स्प्रिंट के ऊपर जो है वो काम करें और काम करके उसका कोई रिजल्ट दें। अब यहाँ पे जो स्प्रिंट है ये भी एक फोरकास्ट है और प्रोडक्ट बैकलॉग भी एक फोरकास्ट है कि हमें क्या काम करना है। तो स्प्रिंट के अंदर अगर हम देखें कि स्प्रिंट का काम अगर कंप्लीट नहीं हो पाता, तो ये एक वार्निंग है कि यार हम क्यों नहीं कर पाए, वो क्यों इनकी कमिटमेंट इतनी अच्छी नहीं थी, मगर ये कि हमारे पास इनकी जो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी 2 to 4 वीक्स में जो काम लिया गया है उसको सही तरीके से अंजाम दिया जाए। तो इसी हवाले से कि अगर इन 2 to 4 वीक्स में अगर डेवलपमेंट टीम को कोई भी मसला, कोई भी परेशानी पेश आ रही है, तो इसके लिए हमारे पास जो है वो एक डेली स्क्रम मीटिंग होती है। तो डेली स्क्रम मीटिंग जो कि हमारे पास रोज़ जो है हो रही होगी, इस 4 हफ्ते के अंदर रोज़ एक फ़िक्स टाइम के ऊपर फ़िक्स प्लेस पे जो है वो 15 मिनट की जो है वो एक टाइम बॉक्स मीटिंग होगी, जिसके ऊपर जो है स्क्रम मास्टर जो है वो इस देखेगा कि यार ये मीटिंग सही तरीके से परफॉर्म हो रही है कि नहीं हो रही है। और जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जो क्रूशल मेंबर्स होंगे डेवलपमेंट टीम के, वो खुद आके जो है वो बताएंगे कि उन्होंने कल क्या किया, आज क्या करने वाले हैं, और मज़ीद उनको किन चीज़ों में मुश्किलात पेश आ रही हैं कि जिनसे वो स्प्रिंट के गोल को अचीव नहीं कर पा रहे हैं। तो तमाम जो डेवलपमेंट टीम है उनका जो मकसद होना चाहिए वो क्या कि एक स्प्रिंट का जो गोल है वो अचीव हो जाए। और स्क्रम मास्टर यहाँ पे जो रोल अदा कर रहा होगा वो एक फैसिलिटेटर का काम करेगा कि अगर किसी भी किस्म का कोई भी टेक्निकल या कोई भी इशू, अगर कोई कम्युनिकेशन गैप या कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम अगर आ रहा है जिसमें डेवलपमेंट टीम को एक रोड ब्लॉक मिल रहा है या फिर एक हम कह सकते हैं कि एक रुकावट कोई चीज़ मिल रही है, तो वो उस रुकावट को ख़त्म करना, एक फैसिलिटेट करना, वो तमाम चीज़ें स्क्रम मास्टर की ज़िम्मेदारी में आएंगी। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे ही हमारे पास एक स्प्रिंट कंप्लीट हो जाएगा और कोई जो है वो जो फीचर्स हैं वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो वो फीचर्स अगर हमारे पास जैसे ही वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो उसके बाद जो है वो स्प्रिंट रिव्यू होगा। स्प्रिंट रिव्यू जिसके अंदर जो है वो उस प्रोडक्ट की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं उसको देखा जाएगा, और इसमें जो प्रोडक्ट ओनर है वो शामिल होगा, और प्रोडक्ट ओनर के साथ प्रोडक्ट ओनर जो है वो कुछ स्टेक होल्डर्स जो है वो की स्टेक होल्डर्स जो है वो उसमें डिफ़ाइन कर सकता है, तो वो भी उसमें अपनी राय जो है वो स्प्रिंट रिव्यू में दे रहे होंगे। फिर हमारे पास एक और है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। तो रेट्रोस्पेक्टिव में हम प्रोसेस को देख रहे होंगे कि प्रोसेस वाइज जो है वो क्या चीज़ अच्छी गई, क्या चीज़ बुरी गई, और उसके ऊपर जो है कुछ रिकमेंडेशंस वगैरह जो है वो डिस्कस की जाएंगी। और यहाँ पे इस तरीके से अगर वो जो स्प्रिंट है वो इंक्रीजिबल शिपेबल इंक्रीमेंट के लिए काफ़ी है, तो वो उसके बाद जो है वो एक इंक्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी, जो कि हमारे पास जो है वो एक रिलीजेबल शिपेबल प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएगी। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि 2 to 4 वीक्स में जो स्प्रिंट में जो काम हुआ वो रिलीजेबल शिपेबल प्रोडक्ट के लिए इनफ ना हो, तो फिर वो नेक्स्ट स्प्रिंट के साथ मिला के, 2 स्प्रिंट्स को मिला के जो है वो फिर एक रिलीजेबल शिपेबल प्रोडक्ट जो है वो आगे जो है वो दे दी जाएगी। तो ये एक ओवरऑल हमने साइकिल जो है वो डिस्कस की है। तो मज़ीद इसको जो है वो हम लोग जो है वो फर्दर जो है वो रोल्स वाइज और तमाम चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम स्क्रम रोल्स के ऊपर जाएँ तो स्क्रम रोल्स में हमारे पास सबसे पहले जैसे कि हमने स्क्रम मास्टर की जैसे हमने डिस्कस किया, तो स्क्रम मास्टर वो हमारे पास क्या है कि जैसे कि हमारे पास ट्रेडिशनल वाटरफॉल वगैरह के अंदर हम डिस्कस करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर, तो यहाँ पे उसका जो लेवल है वो सेम लेवल है स्क्रम मास्टर का, मगर यहाँ पे जो काम वो कर रहा है वो टोटली डिफरेंट काम है। कि जिस तरीके से एक प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो चीज़ों को डायरेक्ट कर रहा होता है, कंट्रोल कर रहा होता है, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रम मास्टर है वो डायरेक्ट करने के बजाय, कंट्रोल करने के बजाय, कमांड देने के बजाय, यहाँ पे जो स्क्रम मास्टर है वो एक फैसिलिटेटर है, जिसका काम है कि वो किस तरीके से ओवरऑल जो है वो देखे कि तमाम जो एजाइल प्रैक्टिसेस हैं वो फॉलो हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और उनके दरमियान उन प्रैक्टिसेस को फॉलो करने में अगर कोई मसला, कोई परेशानी आ रही है तो उस परेशानी को दूर करना और तमाम लोगों को गाइड करना कि किस तरीके से एजाइल प्रैक्टिसेस को फॉलो करना है।
तो यहाँ पे जैसे कि रिप्रेजेंट्स मैनेजमेंट टू द प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा होगा एक ओवरऑल मैनेजमेंट की, जिसके अंदर हमने देखा कि किस तरीके से वो देखेगा कि जितनी भी मीटिंग्स हैं वो सही तरीके से परफॉर्म हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, और उसके अलावा जो भी ओवरऑल जो प्रोग्रेस है उस प्रोग्रेस को जो है वो ट्रांसपेरेंट रखना ओवरऑल सबके सामने कि किस तरीके से जो है वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। टिपिकली फिल्ड बाय प्रोजेक्ट मैनेजर टीम लीडर, हमने डिस्कस कर लिया कि जो इसका रोल है वो कुछ हद तक आप देखें तो वो जो सेम लेवल है जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, मगर जो इसका जो अगर हम देखें कि जो काम है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्क्रम वैल्यूज़ हैं और प्रैक्टिसेस उसको उनको जो है वो करवाना जो है वो स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी है, और उसका जो मेन जॉब है, जो सबसे अहम काम है स्क्रम मास्टर का, वो ये कि टू रिमूव इम्पेडिमेंट्स, कि अगर कोई भी रोड ब्लॉक, कोई भी परेशानी, कोई भी इस तरह की चीज़ अगर आ रही है जो कि जो चीज़ रोक रही है कि स्प्रिंट गोल की तरफ जाने से, और तो वो चीज़ को किस तरीके से रिमूव करना है और किस तरीके से टीम को फैसिलिटेट करना है, तो वो चीज़ जो है वो स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी में आती है। तो स्क्रम मास्टर जैसे हमने देखा कि वो उसका काम क्या है कि वो आगे बढ़कर खुद जो है वो फैसिलिटेट करे, टीम को जो है वो हेल्प करे या प्रोडक्ट ओनर की हेल्प करे, कि प्रोडक्ट ओनर्स को जो है वो मज़ीद जो है वो रिक्वायरमेंट को रिफ़ाइन करने में हेल्प करे, टीम को जो है हेल्प करे कि वो किस तरीके से चीज़ों को मज़ीद जो है वो ब्रेक डाउन कर सकती है और किस तरीके से जो है वो काम को ज़्यादा बेहतर तरीके से किया जा सकता है। टीम और प्रोडक्ट ओनर की कम्युनिकेशन को बेहतर बनाना वो भी स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी में आ गया। अब यहाँ पे अगर हम टीम को डिस्कस करें तो जो टीम है वो हमारे पास क्या होगी, क्रॉस फंक्शनल होगी और सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होगी। क्रॉस फंक्शनल जैसे कि हमने डिस्कस किया कि इसमें जो है वो जो डिफरेंट रोल्स होते हैं एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के सीनियर टीम लीड और उसके अलावा जो है वो लेट्स सपोज क्यूए, सीनियर क्यूए और डेवलपर, सीनियर डेवलपर, तो यहाँ पे ये रोल्स नहीं होंगे, जबकि सिंपली ये तमाम लोग जो हैं वो बेशक अगर एक टीम में हैं तो वो एक डेवलपमेंट टीम कंसिडर होगी। तो अगर इसका कहने का मकसद ये है कि अगर कोई लेट्स सपोज अगर कोई बुराई आती है, अगर कोई काम सही टाइम पे नहीं हो पाता, तो उसकी जो जिम्मेदारी है वो किसी एक शख्स के आने के ऊपर के बजाय जो है वो पूरी टीम के ऊपर आएगी। कि अगर लेट सपोज डेवलपमेंट का काम सही नहीं हुआ तो क्यूए का शख्स ये नहीं कहेगा कि भाई जो है ये तो डेवलपर की गलती है, मेरी गलती नहीं है, या क्यूए का काम सही नहीं हुआ तो डेवलपर ये नहीं कहेगा कि ये तो क्यूए की गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो वो एज अ टीम काम करें, ठीक है। तो यहाँ पे जो मकसद है वो ये है कि जो है वो एक लर्निंग इन्वायरमेंट हो और सब मिल के जो है वो एक दूसरे को जो है वो मिल के एज अ टीम काम करें, और जो ब्लेम गेम है वो तमाम चीज़ें यहाँ पे ख़त्म की गई हैं। तो ये जो है वो क्रॉस फंक्शनल होगी, जैसे कि क्यूए, प्रोग्रामर्स, यूआई डिज़ाइनर्स, ठीक है। तो ये तमाम जो है वो मिल के एक एज अ टीम काम कर रहे होंगे। अब इसके अंदर टीम का जो साइज़ है वो हम देखें तो वो है 3 to 9 पीपल, कि हमारे पास जो मिनिमम साइज़ है वो होगा 3, कि 3 लोगों से कम अगर हमारे पास लोग होंगे तो ये हो सकता है कि हमारे पास जो टेक्निकल स्किल्स हमें चाहिए वो टेक्निकल स्किल्स हमें ना मिल पाएँ कि वो हम 2 to 4 वीक्स में एक रिलीजेबल शिपेबल प्रोडक्ट जो है वो बना सकें। उसके अलावा जो कोऑर्डिनेशन है वो भी काफ़ी कम होगी, और जाहिर सी बात है कि वो एक ओवरऑल जो टीम की एफ़र्ट है उसमें जो है फ़र्क पड़ेगा। और अगर 9 बंदों से ज़्यादा हो जाता है तो 9 बंदों से ज़्यादा क्यों ना हो, इसके पीछे क्या वजह थी? तो इसके पीछे ये वजह थी कि अगर 9 बंदों से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है कि फिर जो है वो जो टीम की जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। तो 100 मुँह 100 बात वाली जैसे एग्जांपल कही जाती है। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टीम मेंबर्स हैं तो हो सकता है कि वहाँ पे जो कम्युनिकेशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और उसमें जो है वो सही तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है वो ज़्यादा जब लोग हो जाएंगे तो उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए। तो यहाँ पे जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि 7+-2 कि हमारे पास जो है वो हम अगर देखें कि म्याना रवि अगर हम तैयार करें तो हमारे पास 7 टीम मेंबर्स जो हैं वो एक टीम में हों तो वो एक अच्छी अप्रोच कही जा सकती है। मगर हमारे पास जो एजाइल जो गाइड करता है वो हमें 3 to 9 पीपल का हमें कह रहा है। मज़ीद अगर हम देखें तो अपने तौर पे 7 का जो है वो हम टारगेट कर सकते हैं कि 7 मेंबर जो है वो एक टीम में हो, या फिर प्लस या -2। +2 मतलब ये कि 9, या फिर जो है वो -2 मतलब ये कि 5। तो 5, 7, 2 तक जो है वो हम जो है वो टीम मेंबर्स रखें तो वो एक अच्छी अप्रोच है। तो मज़ीद हमारे पास जो मेंबर्स होंगे वो फुल टाइम होंगे, उसके अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास जो कुछ टीम मेंबर्स हैं वो पार्ट टाइम है, कुछ फुल टाइम है। तो सारे ही मेंबर जो हैं फुल टाइम होने चाहिए, और टीम जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए। सेल्फ ऑर्गेनाइज से मुराद ये कि वो खुद ज़िम्मेदार होने चाहिए, खुद से वो
इतनी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए कि वो उनको जो है वो डायरेक्ट और कंट्रोल करने की कोशिश मतलब की ज़रूरत ना पड़े, उनको कमांड करने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद से ज़िम्मेदार हों, खुद से ऑर्गेनाइज हों और ख़ुद से डिसीजन लें कि हाँ हम जो है ये 2 से 4 हफ्ते में ये काम करके जो है वो दे देंगे। प्रोडक्ट ओनर एक्ट्स लाइक वन वॉइस इन एनी केस। तो प्रोडक्ट ओनर हमारे पास क्या है? प्रोडक्ट ओनर हमारे पास एक ओवरऑल जो क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक आवाज़ है, ठीक है, कि किस तरीके से उनकी ओवरऑल रिक्वायरमेंट जो है वो कन्वे करनी है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये जो है प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी में है। नोज वॉट नीड्स टू बिल्ड एंड इन वॉट सीक्वेंस दिस शुड बी डन। तो ये जिम्मेदार है कि किस तरीके के क्या क्या काम होना है और किस सीक्वेंस में होना है। तो ये सारी जिम्मेदारी जो है वो प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है कि क्या काम होना है और किस सीक्वेंस में होना है। फिर ये अगर हम देखें तो इट कैन बी सेड कि इट इज़ टिपिकली इक्विवेलेंट टू द प्रोडक्ट मैनेजर। फिर अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस में हमारे पास जो है वो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग है, स्प्रिंट है, डेली स्क्रम है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है। तो कुछ हद तक हमने इसके ऊपर डिस्कस किया। मज़ीद इसको हम अगर फॉर्मली देखें तो स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास प्लान कर रहे होते हैं कि स्प्रिंट में जो एक सबसेट है ओवरऑल प्रोडक्ट बैकलॉग का, तो उसके अंदर जो है वो क्या चीज़ होनी है, तो उसके ऊपर जो प्लानिंग है वो हम कर रहे होंगे। तो ये कोलैबोरेटिव मीनिंग है, प्लानिंग है बिटवीन द प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम। तो इसको अगर जो है वो एक बेस्ट प्रैक्टिस के तहत जो है वो 2 हिस्सों में जो है वो तोड़ा जा सकता है कि एक हमारे पास जो है वो बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो फर्स्ट पार्ट होगा उसमें जो पार्टिसिपेंट्स होंगे वो होंगे प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम, जिसके अंदर जो है वो प्रोडक्ट ओनर सही से बताएगा कि जो रैंक बैकलॉग के ऊपर जो रैंक जो टॉप प्रायोरिटी पे जो चीज़ें हैं उनका क्या मकसद है, उन फीचर्स में क्या क्या चीज़ें होनी हैं, उसकी थोड़ी सी चीज़ों को एक्सप्लेन करेगा। और यहाँ पे जो स्प्रिंट का गोल है वो डिफाइन किया जाएगा। स्प्रिंट का गोल कि जो कि सबके लिए बराबर होगा, सबको ट्रांसपेरेंट होगा कि इस स्प्रिंट के अंदर जो है वो क्या गोल हमें अचीव करना है, हमारे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो सबको जो है वो क्लियर किए जाएंगे। और जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, अगर फर्स्ट टाइम जो है वो लेट सपोज ये मीटिंग हो रही है तो वहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट ओनर जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग को क्रिएट कर रहा होगा, या मज़ीद जो है प्रोडक्ट ओनर जो है वो जो बैकलॉग है, प्रोडक्ट बैकलॉग है, उसके ऊपर जो है वो चेंजेस कर सकता है। सेकंड जो मीटिंग है जिसके ऊपर जो है वो 4 आवर्स के बाद जो एक जो है वो लंच के बाद जो है वो प्रोडक्ट ओनर जब चले जाए तो उसके बाद हमारे पास जो है वो 2 पार्टिसिपेंट्स रह जाते हैं, स्क्रम मास्टर और स्क्रम टीम, जिसके ऊपर जो है वो मज़ीद जो है वो देखा जाता है कि जो भी फीचर्स करने हैं उन फीचर्स में जो है वो उनका देखा जाता है कि उनकी कितने स्टोरी पॉइंट्स हैं, उनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ क्या हैं। तो स्टोरी पॉइंट्स वगैरह ये तमाम चीज़ें हम जो है वो मे बी इस लेक्चर में या फिर बल्कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको जो है वो मज़ीद जो है वो डिस्कस करेंगे। यूज़र स्टोरीज़ को भी मज़ीद हम जो है अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो अभी सिंप्लिसिटी के लिए इतना समझ लें कि हमारे पास जो है हम जो भी फीचर्स हैं उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को निकाला जाएगा, देखा जाएगा कि 2 से 4 हफ्ते में क्या काम किया जा सकता है और स्क्रम टीम उसकी जिम्मेदारी लेगी और इसी तरीके से एक स्प्रिंट बैकलॉग जो है वो तैयार किया जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जैसे जो फर्स्ट मीटिंग होगी जो कि हमारे पास स्प्रिंट प्लानिंग अगर पहली दफ़ा की जा रही है तो ये हमारे पास जो है वो किक ऑफ मीटिंग भी कही जाती है। किक ऑफ मीटिंग जो है वो हमारे पास एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की टर्म है जिसके अंदर जो है वो तमाम चीज़ें फॉर्मली जो है वो स्टार्ट हो रही होती हैं। तो खैर उसका डिस्कस करना यहाँ पे मकसद नहीं है। मकसद ये है कि हमारे पास जो है वो एक प्री प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो हमारे पास किक ऑफ मीटिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में जो मीटिंग होगी वो हमारे पास किक ऑफ मीटिंग होगी। देन हमारे पास जो स्प्रिंट है वो स्प्रिंट के ऊपर अगर हम देखें कि स्प्रिंट क्या है तो स्प्रिंट हमने डिस्कस किया कि इट्स अ मंथ लॉन्ग आइट्रेशन की जो कि 2 से 4 हफ्ते का एक स्प्रिंट जो है वो हो सकता है। तो ये जो है 1 महीने से ज़्यादा जो है वो बड़ा स्प्रिंट जो है वो ना हो। ड्यूरिंग विच इज़ इंक्रीमेंटेड अ प्रोडक्ट फंक्शनैलिटी, जिसके अंदर जो है हम एक इंक्रीमेंट जो है वो प्रोवाइड कर रहे होंगे। इंक्रीमेंट से मुराद क्या है? इंक्रीमेंट से मुराद ये है कि ऐसे जो फीचर्स हैं उनको इस तरीके से उन पे काम किया जाए कि वो एक यूजेबल फॉर्म में जो है वो मार्केट में जो है वो इंट्रोड्यूस किए जा सकते हों। तो नो आउटसाइड इन्फ्लुएंस कैन इंटरफेरेंस विद द स्क्रम टीम ड्यूरिंग द स्प्रिंट। तो ये चीज़ भी समझने वाली है कि एक स्क्रम टीम
इसका जो अगर हम देखें एक स्प्रिंट में जो जिम्मेदारी है या फिर एक स्क्रम टीम पे जो होल्ड है वो स्क्रम टीम का होगा। तो स्क्रम टीम जब स्प्रिंट पे काम करना शुरू कर देती है तो बीच में उनको जो है वो इंटरप्ट जो है वो नहीं किया जाए, ठीक है। तो वो जो स्क्रम टीम है उस पर जो है वो बीच में जो है वो स्प्रिंट कैंसिल नहीं होता। तो यहाँ पे स्क्रम की जो जिम्मेदारी है वो हमारे पास स्क्रम टीम की है कि स्क्रम टीम जो है वो किस तरीके से स्प्रिंट को हैंडल करती है। और हर स्प्रिंट में जो है वो कोई ना कोई जो है वो हमने देखा कि हर स्प्रिंट में जो है वो 15 मिनट्स टाइम बॉक्स जो है वो हमारे पास डेली स्क्रम मीटिंग जो है होगी। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम डेली स्क्रम मीटिंग को देखें तो डेली स्क्रम मीटिंग को जो है वो स्टैंड अप मीटिंग भी कहा जाता है, कि जिसके अंदर जो है वो फोकस्ड होके जो है वो एक बातचीत की जा रही होती है। तो यहाँ पे जो डेली स्क्रम का जो कॉन्सेप्ट है, तो डेली स्क्रम हमारे पास स्टैंड अप मीटिंग क्यों कही जाती है, क्योंकि ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि जब हम खड़े होकर जब हम कोई बात कर रहे होते हैं, कन्वे कर रहे होते हैं कोई चीज़, तो हम ज़्यादा फोकस्ड होते हैं बनस्बत इसके कि अगर कोई काम हम बैठ के अगर हम कोई बात कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो फोकस है वो डाइवर्ट हो सकता है। या उसी तरीके से अगर हम कोई चीज़ जब भी हम कोई काम करते हैं तो इसी वजह से हम अगर कोई काम लेट के कर रहे हैं और या बैठ के कर रहे हैं या खड़े होकर कर रहे हैं तो उसमें जो हमारा फोकस है वो अलग होता है। तो इसी तरीके से जो हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो 15 मिनट्स लॉन्ग मीटिंग है तो उसमें हम जो है वो एक ही जगह पे और एक ख़ास टाइम पे जो है वो ये मीटिंग जो है वो की जाती है। तो लेट सपोज़ जो है वो सुबह जो है वो सुबह जैसे लेट सपोज़ एक चाय का टाइम हुआ तो एक ख़ास टाइम पे जो है वो सब चाय पीते हुए जो है वो खड़े होकर जो है वो इन तमाम डिस्कशन जो है वो रोज़ का कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मकसद है टाइम बॉक्स मीटिंग का वो ये है कि जिसके ऊपर जो टाइम है जो वो प्रोडक्टिव कामों में लगे, ना कि जो है वो डिस्कशन में और जो है फजूल की मीटिंग्स के ऊपर जो है वो टाइम ज़ाया हो। तो इसी वजह से इसको टाइम बॉक्स मीटिंग कहा गया कि 15 मिनट से ज़्यादा जो है वो मीटिंग ना हो। इसका मकसद ये नहीं है कि 15 मिनट की लाजमी होनी चाहिए, इसका मकसद ये है कि 15 मिनट से ज़्यादा ना जाए, ठीक है। जैसे कि एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि एक जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या टीम लीड है वो जो है वो अक्सर जो है वो डेवलपमेंट टीम को लेकर बैठ जाता है कि भाई तुमने कल क्या किया था, ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया, और ये आज तुम्हें करना है, तुम्हारा ये टास्क है, तुम्हें ये समझना चाहिए। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो एक एजाइल प्रैक्टिसेस के ख़िलाफ़ हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो इसी वजह से टाइम बॉक्स मीटिंग का कॉन्सेप्ट है। 15 मिनट्स जो है वो टाइम बॉक्स मीटिंग होगी और इसके अंदर जो है वो हमारे पास जो है स्क्रम मास्टर जो है वो एक चेयरमैन होगा जो कि देखेगा कि सही तरीके से ये मीटिंग जो है वो अकर हो रही है या नहीं हो रही है, और मज़ीद जो है इसके अंदर स्क्रम टीम शामिल होगी। फिर यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है चिकन एंड पिग्स का। चिकन एंड पिग्स का एक कॉन्सेप्ट है जो कि स्क्रम में जो है वो डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे चिकन एंड पिग्स का जो अगर हम देखें तो वो क्या कॉन्सेप्ट है कि ये बेस करता है दरअसल एक फ़ेमस रिडल पे और फेमस जोक जो कि गोरों में मशहूर एक जोक है। तो उसमें कोई इस तरह का रिडल है और जोक है कि एक दफ़ा जो चिकन और पिग है वो जो है वो कहीं जा रहे होते हैं और वैसे ही टहल रहे होते हैं, और टहलते टहलते जो है वो जो चिकन जो है वो कहता है पिग से कि हे डोंट यू थिंक वी शुड ओपन अ रेस्टोरेंट, कि हमें एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहिए। तो पिग उस पर कहता है हाँ हे दिस इज़ अ नाइस आइडिया, कि हाँ ठीक है ये एक अच्छा आइडिया है। तो उस पर जो चिकन है वो कहता है कि देन व्हाट शुड बी द नेम, तो नाम क्या होना चाहिए। तो वो दोनों नाम सोचने लगते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जो है वो चिकन खुद बोलता है कि द नेम शुड बी द हैम एंड एग। तो उस पर जो पिग है वो सोचने के बाद बोलता है कि यू विल बी ओनली इन्वॉल्व एंड आई विल बी कमिटेड, कि तुम तो सिर्फ इन्वॉल्व रहोगे और मैं तो कमिट हो जाऊंगा। मतलब कहने का मकसद क्या था कि पिग जो है वो क्या हो जाएगा कि मतलब पिग का जो है हैम से मुराद ये कि पिग का तो गोश्त का हिस्सा टूटेगा और वो जो है ज़ाहिर ज़िबा हो जाएगा, और चिकन जो है वो सिर्फ एक प्रोसेस में इन्वॉल्व रहेगा और सिंपल जो है उसको वो जो है एग देना है, और वो उसका कोई जिस्म का हिस्सा जो है उसमें नहीं टूट रहा। तो इसी तरीके से चिकन एंड पिग्स जो है वो एक कॉन्सेप्ट दिया जाता है कि डेली स्क्रम में जो पिग्स हैं जो कमिटेड हैं वो आगे आते हैं, और जो चिकन्स हैं जो कि सिर्फ इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं वो पीछे रहते हैं। तो वो जो लोग हैं जो पिग्स हैं, ठीक है, जो डेवलपमेंट टीम में, मतलब ये कि जो कमिटेड हैं वो आगे आते हैं। मतलब ये कि जो एक ओवरऑल स्प्रिंट चल रहा है उसमें लेट्स सपोज अभी डेवलपमेंट टीम के किसी डेवलपर का काम अभी चल रहा है, या फिर डेवलपमेंट का काम खत्म हो चुका, अब जो QA वाला इन्वॉल्व है तो QA वाला आगे आएगा, या QA के बाद कोई डेटाबेस डिज़ाइनर का काम चल रहा है तो डेटाबेस डिज़ाइनर आगे आएगा। तो जो अभी फ़िलहाल फॉर जो है उस पर काम कर रहा है ओवरऑल प्रोजेक्ट पे, तो जिसका काम या फिर जिसको जो है वो कुछ मसले मसाइल या जो परेशानी आ रही हैं, तो वहाँ पे वो आगे आके जो है इन 3 सवालों का जो है वो जवाब दिया जाएगा।
तो ये 3 सवाल हमारे पास, ऐसा नहीं है कि ये रटे रटाए ये 3 सवाल हों, इनसे मकसद ये है कि इस नौयत के सवाल होंगे और या कोई और भी जो है वो एक फ्रूटफुल डिस्कशन जो है वो हो सकता है। तो यहाँ पे जो सवाल हैं वो सवाल क्या हैं कि व्हाट डिड यू डू द लास्ट स्क्रम, तो खुद से जो है वो आगे बढ़ के बताएगा कि मैंने पिछले स्क्रम में क्या किया, मतलब पिछले दिन मैंने क्या किया और अब मैं आगे जो हूँ क्या करने वाला हूँ और मज़ीद मुझे क्या चीज़ रोक रही है स्प्रिंट के गोल तक पहुंचने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि एक जो पिग होगा, जो पिग जो होंगे, मतलब ये जो कि कमिटेड होंगे, तो कमिटेड मेंबर्स जो हैं ख़ुद आके जो है वो ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे और जो इन्वॉल्व्ड हैं वो वहाँ पे खामोश रहेंगे, क्योंकि वी हैव दी 15 मिनट्स टाइम बॉक्स मीटिंग। तो उसमें जो रेलिवेंट लोग होंगे, जो इम्पॉर्टेंट होंगे जो कि उस टाइम पे, तो वही लोग जो है वो अपना डिस्कशन जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे जो डेली स्क्रम है तो ये एक और चीज़ समझने वाली है कि यहाँ पे जो डेली स्क्रम है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन नहीं है कि वहीं पर ही जो है पता चला कि किसी ने अपना कोई प्रॉब्लम बताया और स्क्रम मास्टर वहाँ पे उसकी एक्सप्लेनेशन देना बैठ गया, वहीं पे जो है उसको समझाना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे जो है उस डेली स्क्रम का मकसद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ना तो ये इस तरह का कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का तरीक़ेकार है कि कौन जो है वो अपने स्केड्यूल से पीछे है और किसको जो है कोई सज़ा दी जाए, तो ये भी कोई इस तरह का प्रोसेस भी नहीं है। और ना तो ये कोई इस तरह का की मीटिंग है जिसमें जो है वो मतलब ये कि कोई ब्लेम गेम खेला जाए, तो ये इस तरह की भी कोई मीटिंग नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये एक इस तरह की मीटिंग है जिसमें हर शख्स जो है वो अपनी कमिटमेंट को बता रहा होता है कि मैंने अपनी कमिटमेंट के मुताबिक कल क्या किया, आज क्या करने वाला हूँ और मुझे क्या चीज़ जो है वो रोक रही है। तो लेट्स सपोज अगर कोई शख्स है जो कि कल कोई काम नहीं कर सका, तो वो कहेगा कि आज मैं इंशाल्लाह इसको काम कर लूँगा, मुझे समझ में आ गया वो काम क्या करना है। या फिर हो सकता है कि वो ये कहे कि कल मुझसे ये काम जो है वो नहीं हो सका और आज मैं ये काम जो है वो करने की कोशिश करूँगा, मगर मुझे इन चीज़ों में जो है मसला आ रहा है। तो वो अपने कोई भी जो इश्यूज़ हैं वो अपने वो जो है स्क्रम मास्टर के सामने रखेगा, तो स्क्रम मास्टर उसको नोट डाउन कर सकता है। तो ये एक अच्छा तरीक़ेकार है जिसमें स्क्रम मास्टर जो है एक ओवरऑल टीम की प्रोग्रेस को जो है वो ट्रैक कर सकता है और फिर आगे चल के जो है उनको फैसिलिटेट कर सकता है और उनके जो इम्पेडिमेंट्स हैं या कोई भी जो रोड ब्लॉक्स हैं उनको रिमूव कर सकता है। तो ये डेली स्क्रम है कि जिसके ऊपर जो है वो स्क्रम मास्टर जो है वो एक ओवरऑल प्रोग्रेस देख रहा होता है और प्रोग्रेस को देखते हुए मज़ीद जो है वो जो भी फर्दर जो है आगे चल के उनके कोई भी जो इम्पेडिमेंट्स हैं उनको जो है वो रिमूव करने की जो है काम की डेली स्क्रम मीटिंग आ सकती है। फिर हमने देखा कि जो डेली स्क्रम तो हर स्प्रिंट में हो रहा होगा स्प्रिंट के मतलब हर रोज़ हो रहा होगा। तो यहाँ पे जो एक ओवरऑल स्प्रिंट जब ख़त्म होती है तो स्प्रिंट ख़त्म होने के बाद हमारे पास जो है स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगी। तो जो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग है उसमें जो है ये किया जाएगा कि हमारे पास जो भी एक प्रोडक्ट है उसमें कुछ जो फीचर्स इंप्लीमेंट किए गए हैं तो देखा जाएगा कि वो सही तरीके से उनकी जो फंक्शनैलिटी है वो परफॉर्म हो रही है या नहीं हो रही है। तो यहाँ पे इसको जो है वो इस तरीके से नहीं किया जाएगा कि यहाँ पे अगर हम जो बिज़नेस फंक्शनैलिटी है उसको जो है बाकायदा जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए जो है वो पता चला कि पूरा दिन जो है वो इन्वॉल्व हो जाए। तो ये इस तरह की एक फॉर्मल मीटिंग नहीं है बल्कि एक इनफॉर्मल मीटिंग होगी जिसके अंदर प्रोडक्ट ओनर जो है वो तमाम चीज़ों को टेस्ट करेगा और प्रोडक्ट ओनर ही जो है वो कुछ एक लिस्ट छोटी सी डिफ़ाइन कर सकता है जिसके अंदर कोई की स्टेक होल्डर्स जो है वो इन्वॉल्व हों और वो बिज़नेस फंक्शनैलिटी को देखें और अपनी राय दें। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में हो रही होंगी। और स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग वो क्या है, वो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग से रिलेटेड जो है वो आगे भी डिस्कशन आएगा। तो वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हमारे पास हम प्रोसेस के रिलेटेड डिस्कस कर रहे होंगे कि प्रोसेस में क्या इंप्रूवमेंट जो है वो हो सकती है फर्दर, या क्या चीज़ अच्छी गई क्या चीज़ बुरी गई, वो तमाम डिस्कशन उसमें हो रहे होंगे। स्क्रम आर्टिफैक्ट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास हम 3 किस्म के आर्टिफैक्ट्स को हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज और आर्टिफैक्ट्स भी स्क्रम में मौजूद होते हैं, जैसे कि प्रोडक्ट बैकलॉग है, स्प्रिंट बैकलॉग है, बर्न डाउन चार्ट है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्रोडक्ट बैकलॉग है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग हमारे पास क्या है, तो प्रोडक्ट बैकलॉग जो जैसे कि हमने कहा सबसे शुरू में जो है प्रोडक्ट बैकलॉग तैयार होता है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग जहाँ पे तमाम रिक्वायरमेंट्स जो है वो सिस्टम की इकट्ठा होंगी और वो जो है प्रायोरिटाइज्ड बैकलॉग आइटम होगा, मतलब ये है कि रैंक किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी होगी कि वो उसको रैंक करे। अच्छा, इसके लिए जो है टिपिकली स्प्रेडशीट्स जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं या फिर कोई जो है वो बाकायदा कोई टूल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है जैसे कि जीरा है एंड सो ऑन, तो वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं। दूसरा ये कि प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो
जो है जब हमने देखा कि फर्स्ट जो हमारे पास जो मीटिंग होगी, जो किक ऑफ मीटिंग है, तो उसमें हमारे पास जो है प्रोडक्ट बैकलॉग जो है वो क्रिएट किया जाएगा और मज़ीद जो है वो प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर जो है वो रैंकिंग या रीप्रोडाइज जो है वो प्रोडक्ट जो आपका प्रोडक्ट ओनर है वो जो है वो जो है वो कर सकता है। ठीक है, एस्टिमेशन ऑफ प्रोडक्ट बैकलॉग आइटम्स, तो हमारे पास जैसे कि हमने देखा कि हमारे पास जो मीटिंग थी, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, वो 2 हिस्सों में थी। तो पहली हिस्से में तो ये था कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बैकलॉग है उसमें से जो है वो बताता है प्रोडक्ट ओनर के क्या क्या फीचर्स जो है उसको फौरी तौर पे चाहिए। और फिर जो सेकंड मीटिंग थी उसमें हमने डिस्कस किया था कि टीम जो है वो खुद कमिट करती है कि किस तरीके से जो है वो कौन से जो है वो फीचर्स के ऊपर जो है वो इस स्प्रिंट में काम करने वाली है। तो यहाँ पे हमारे पास मज़ीद जो है वो टीम वेलोसिटी जो है इस्टेब्लिश की जाती है। टीम वेलोसिटी ये है कि कितना तेज़ी से जो हमारी जो डेवलपमेंट टीम है वो कितना तेज़ी से स्कोप को कवर कर रही है। और फिर इसके अंदर जो है वो जो उसको यूनिट्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है वो हमारे पास डिफरेंट है। जैसे कि टी शर्ट साइजेज़ में जो है वो देखा जाता है कि हम उसको इस तरह से तोड़ देंगे कौन सा फीचर जो है वो लार्ज है, कौन सा मीडियम है, कौन सा स्मॉल है। या फिर स्टोरी पॉइंट्स जो है वो स्टोरी पॉइंट्स में भी जो है डिस्कस किया जा सकता है। ठीक है, कि हम उसको जो है डिफरेंट जो है स्टोरी पॉइंट्स में हम उसको तोड़ दें, फिबोनाची सीरीज़ में हम उसको तोड़ दें, या फिर हम जो है वो वर्क डेज पर वर्किंग आवर्स जो है वो वर्क आवर्स उसके ऊपर हम तोड़ दें। या फिर हमारे पास कुछ डिफरेंट मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन है जिसको हम प्रीवियसली लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि एक्सपर्ट रिव्यू और या फिर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर बना के भी हम इसको डिस्कस कर सकते हैं। मज़ीद हम जो है वो स्टोरी पॉइंट्स वगैरह के ऊपर या यूज़र स्टोरीज़ के ऊपर जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वो चीज़ अभी मैं इसलिए इस चीज़ को मैं डिटेल में यहाँ पे डिस्कस हमने नहीं किया। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो डिटेल में ख़ास तौर पे हम यूज़र स्टोरीज़ वगैरह के ऊपर जो है जब बात करेंगे तब हम स्टोरी पॉइंट्स वगैरह के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि हम सिंपली कोई ना कोई एस्टिमेशन हम करेंगे। ठीक है, तो चाहे वो स्टोरी पॉइंट्स हो या फिर टी शर्ट साइजेस हो या एंड सो ऑन। तो इसके अलावा हमारे पास जो चीज़ समझने वाली है वो क्या कि प्रोडक्ट बैकलॉग क्या है। प्रोडक्ट बैकलॉग इज़ ओनली अ फोरकास्ट, इज़ नॉट एन एग्जैक्ट। कि ये नहीं है कि जो प्रोडक्ट बैकलॉग में जितने फीचर्स हैं वो तमाम सबको होना ही होना है। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में जैसे हमने देखा कि रैंक्ड आइटम्स होंगे, तो रैंक्ड आइटम्स जो टॉप प्रायोरिटी पे होंगे वो होते चले जाएंगे। फिर हो सकता है कि क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन समझे कि वो जो नीचे जो अब जो फीचर्स बचे हैं जो कि लीस्ट प्रायोरिटी के हैं, अब उनको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो सारे जो फीचर्स हैं वो बाद में डिस्कार्ड हो जाएं। या हो सकता है कि वक्तन फ़वक्तन जैसे जैसे वो देखते रहते हैं तो वो फीचर्स को मज़ीद डिस्कार्ड करते रहते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट ओनर है वो उसको जो है वो डील कर रहा होगा। तो ये एग्जैक्ट नहीं है कि जो तमाम चीज़ें जो है होनी है, ये सिंपली एक फोरकास्ट है, एक बिग पिक्चर हमें प्रोवाइड कर रहा है कि जिसके बिहाफ पे हम जो है एक आर्किटेक्चर सोच सकते हैं कि यार हमारे सिस्टम का ओवरऑल क्या आर्किटेक्चर होना चाहिए। तो इट्स जस्ट अ फोरकास्ट। स्प्रिंट बैकलॉग अगर हम देखें तो स्प्रिंट बैकलॉग हमने डिस्कस किया कि वो प्रोडक्ट बैकलॉग का एक सबसेट है। ठीक है, और ये जो है वो टीम मेंबर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, और ईच आइटम हैज़ इट्स ओन स्टेटस शुड बी अपडेटेड एवरी डे, कि हमारे पास हर आइटम का एक अपना स्टेटस होगा और स्टेटस को जो है वो अपडेट किया जा रहा होगा। और ये जो है मज़ीद जो है वो तमाम लोगों के लिए जो है ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि जिसके ऊपर जो है वो ईजिली हमारे पास, जैसे कि हमने पिलर्स अगर हम देखें तो स्क्रम गाइड जो है वो अगर आप देखें तो साथ में स्क्रम गाइड आप रेफ़र करें तो उसमें जो है 3 पिलर्स हैं हमारे पास, जो ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्ट और अडॉप्शन। तो उसके अंदर हमारे पास जो है वो के हवाले से हम देखें तो तमाम चीज़ें जो है वो स्प्रिंट बैकलॉग की वो तमाम चीज़ें स्प्रिंट के जो है वो ट्रांसपेरेंट रखी जा रही होंगी। फिर स्प्रिंट बैकलॉग में अगर हम देखें तो 300 से ज़्यादा टास्क जो है वो एक लिस्ट में नहीं होने चाहिए। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं कि आपके पास मज़ीद अगर हम देखें कि जो टास्क अगर 16 घंटे से ज़्यादा का है तो उसको हम ब्रेक कर देंगे, वो एक टास्क कंसिडर नहीं होगा। फिर उसको मज़ीद हम जो है वो 2 टास्क में जो है वो उसको हम तोड़ देंगे। एंड देन टीम कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट आइटम्स फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, तो स्प्रिंट बैकलॉग की जो जिम्मेदारी है वो टीम की है और वो टीम ही उसके अंदर चेंज कर सकता है। प्रोडक्ट ओनर जो है वो उसके ऊपर अलाउड नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट ओनर उसके कुछ डिस्कशन कर सकता है कि जो काम है उसकी नौयत को मज़ीद समझा सकता है कि फ़ीचर्स जो हैं वो किस तरीके से या फ़ीचर्स क्या चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कि डेवलपर्स उसको मिस इंटरप्रीट कर रहे हो तो बोर्ड ओनर्स को समझा सकता है कि देखो मेरा यहाँ पे इस फीचर का मकसद जो है वो ये है, मगर उसके अंदर जो है वो जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो उसमें स्प्रिंट बैकलॉग में होगी वो जो है वो टीम कर रही होगी, उसमें जो है प्रोडक्ट मैनेजर जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता। और जैसे कि हमने प्रीवियसली डिस्कस किया कि स्प्रिंट बैकलॉग भी हमारे पास एक फोरकास्ट है।
ठीक है, कि क्या होना है। इट्स अ गुड वार्निंग मॉनिटर, ये एक अच्छा वार्निंग मॉनिटर है, ठीक है, कि क्या हुआ और क्या जो है वो रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी इस तरह एग्जैक्ट नहीं है कि एक स्प्रिंट बैकलॉग में जो चीज़ें हैं वो जो है लाजमी तौर पे हो जाएं। तो अगर कोई चीज़ छूट जाती है, कोई चीज़ रह जाती है, इसमें कोई कमी पेशी होती है, तो वो तमाम चीज़ें स्प्रिंट रिव्यू में वगैरह में पता लग जाती हैं और तमाम चीज़ें फिर वो नेक्स्ट स्प्रिंट में जो है वो डील की जा सकती हैं। मज़ीद ये एक अच्छी डायग्राम है जिसके अंदर हम जो है वो ज़्यादा एक बेहतर तरीके से जो है हम उसको देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्रोडक्ट ओनर है वो प्रोडक्ट बैकलॉग के लिए ज़िम्मेदार है। टीम हमने देखा, ठीक है, कि वो ज़िम्मेदार है कि किस तरीके से स्प्रिंट जो है वो स्प्रिंट बैकलॉग में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और ये हमारे पास 2 to 4 वीक्स का स्प्रिंट होगा। तो ये मज़ीद इसके अंदर जो है तमाम जो है वो आप डिटेल्स जो है वो देख सकते हैं। और यहाँ पे ये चीज़ भी मेंशन है कि हमारे पास एक स्प्रिंट के दरमियान में कोई चेंज जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। और स्प्रिंट के दरमियान ही जो है प्रोडक्ट बैकलॉग रिफाइनमेंट जो है वो प्रोडक्ट ओनर जो है वो कर सकता है। और हर जो है वो रोज़ जो है वो एवरी 24 आवर्स जो है वो एक डेली स्क्रम मीटिंग होगी जो कि स्क्रम मास्टर फैसिलिटेट कर रहा होगा। और जो है एक स्प्रिंट जब कंप्लीट हो जाएगा तो हमने देखा कि स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होगी, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग होगी और उसके बाद एक पोटेंशियली शेपेबल प्रोडक्ट इंक्रीमेंट जो है हमारे पास आ जाएगी। मज़ीद अगर हम डिस्कस करें कि हमारे पास अगर हम ट्रेडिशनल और एजाइल को अगर हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल है उसके अंदर हमारे पास जो प्रोजेक्ट प्लान हम डेवलप करते हैं, फिर उसकी प्रोजेक्ट प्लान की एग्जीक्यूशन करते हैं और हम फिर उसको डायरेक्ट मैनेज और मॉनिटर कंट्रोल एक टिपिकल प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है, देख रहा होता है कि यार एक रिसोर्स को जो है वो इतने टाइम में ये टाइम पे ये टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था, ये रिसोर्स को इस टाइम पे ये टास्क कंप्लीट कर लेना चाहिए था। और जब वो देखे कि टास्क जो है वो जो एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअल है वो उसमें अगर वो देखे कि कुछ मसले मसाइल हैं तो फिर उसको दोबारा से जो अपना गैंट चार्ट है वो बार बार जो है वो उसमें या तो उसमें चेंजेस करनी पड़ती हैं या तो वो रिसोर्स लेवलिंग करता रहता है और रिसोर्स लेवलिंग के बाद एक उसका एक हेडेक होता है। और बहुत अमूमन कम ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल में हमारे पास जो प्लान किया जाए और वही जो है उतने ही टाइम में जो है वो सही तौर पे जो है प्रोडक्ट जो है डिलीवर की जा सके। तो यहाँ पे जो है हम जो है वो चेंज कंट्रोल की बात कर रहे होते हैं। एक बाकायदा चेंज कंट्रोल मैकेनिज़्म होता है कि हम जो है वो चेंज को अगर वैसे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते मगर अगर कोई चेंज आता है तो उसको जो है वो पूरा एक प्रोसेस से गुजर के जो है वो इन द एंड जो है वो उसको जो है वो देखा जा रहा होता है। जबकि एजाइल में अगर हम देखें तो हमारे पास हमने देखा कि रिलीज़ और आइट्रेशन प्लानिंग है। तो हम देख रहे होते हैं कि किस तरीके से एक रिलीज़ के लिए हम एक स्प्रिंट का गोल डिफ़ाइन करते हैं और उस गोल के लिए हम काम करते हैं और तमाम काम जो है वो आइट्रेशन में होता है, मतलब ये कि 2 to 4 वीक्स में होता है, ना कि ये कि हम जो है वो पूरे साल का या पूरे 6 महीने का हम जो है वो प्लान करें। और यहाँ पे जो एक स्क्रम मास्टर है वो डायरेक्ट मैनेज और कंट्रोल करने के बजाय फैसिलिटेट करता है, सर्व करता है, लीड करता है, कोलैबोरेशन रखता है, कम्युनिकेशन को बेहतर बनाता है। और मज़ीद जो है वो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंज कंट्रोल के ऊपर बात करने के बजाय हम जो है मज़ीद जो है वो वेलकम करते हैं चेंज को और कॉन्स्टेंट फीडबैक को लेते हुए और ड्रैंक बैकलॉग को देखते हुए जो है वो चेंज को इम्प्लीमेंट करते रहते हैं। और इसके ऊपर हम पहले ही डिस्कस कर चुके एजाइल प्रिंसिपल्स के अंदर कि अगर कोई इस तरह का चेंज आता है जिसके अंदर जो है वो आर्किटेक्चर डिस्टर्ब हो रहा हो तो हो सकता है कि हम थोड़ा सा गैप लेके एक स्प्रिंट के ऊपर जो है हम जो कुछ मैसी कोड करके हम फौरी थोड़ा सा हम करके जो है थोड़ा सा आर्किटेक्चर अनस्टेबल हो जाए, फिर हम उसको जो है वो थोड़ा सा जो है वो उसकी कोड रिफैक्टरिंग करके हमारे पास जो है वो हम उसको बेहतर तरीके से एक आर्किटेक्चरल लेवल का चेंज जो है हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करें। या फिर इससे बचने के लिए हमारे पास एक जो है वो अप्रोच इस्तेमाल होती है जो कि स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क है, जिसके अंदर टीम के कुछ लोग हिस्से का जो कुछ हिस्सा है वो प्रोडक्ट बैकलॉग को देखते हुए जो है वो आर्किटेक्चर लेवल की जो चेंजेस हैं वो जो है वो बैक साइड पे जो है वो कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है वो जो आर्किटेक्चर लेवल की चेंजेस हैं वो एक टीम जो है उसको ओवरऑल उसको जो है वो लुक कर रही होती है। तो ये एक बाकायदा डिटेल टॉपिक है इसके जो है वो आपके पास स्केल्ड एजाइल फ्रेमवर्क का, ठीक है। तो वो एक अलग टॉपिक है तो जिसके अंदर जो है वो बाकायदा आर्किटेक्चरल जो चेंजेस हैं वो उसमें जो है वो देखी जा रही होती हैं। तो यहाँ पे हमारे पास हमने देखा कि स्टार्ट विद द प्रायोरिटाइज्ड रैंक बैकलॉग कि हमारे पास जो है सबसे पहले एक रैंक प्रोडक्ट बैकलॉग से जो है वो स्टार्ट किया जाएगा।
तो ये हमारे पास एक छोटी सी जो है वो एक एग्जांपल है, एक किस तरीके से हमारे पास जो है वो जो डिफरेंट यूज़र स्टोरीज़ हैं और किस तरीके से बंडल चार्ट जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो हो सकती हैं। मज़ीद अगर हम देखें तो स्कोप के हवाले से अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल में हम जो है वो स्कोप को पहले डिफ़ाइन करते हैं कि क्या ओवरऑल स्कोप होगा, उसके हिसाब से वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्कोप को वेरीफाई करते हैं कि यार स्कोप जो है वो कितने टाइम में जो है कितना काम किया जा सकता है और उसको चेंज कंट्रोल की बात करते हैं। जबकि एजाइल में अगर हम देखें तो एजाइल में हमारे पास जो है वो हमने देखा कि स्कोप के हवाले से हमारे पास एक ओवरऑल प्रोडक्ट बैकलॉग बनता है, प्लानिंग मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर हम जो है वो मज़ीद जो है वो देखते हैं कि कौन कौन से फ़ीचर्स हैं, फ़ीचर्स को ब्रेक डाउन मज़ीद करते हैं कि हम किस तरह जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट हमारे पास नेगोशिएबल जो इन्वेस्ट का प्रिंसिपल हम अभी मज़ीद आगे एक नेक्स्ट लेक्चर जो हमने यूज़र स्टोरीज़ वाला है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि एक यूज़र स्टोरी की जो है वो इन्वेस्ट को प्रिंसिपल को जो है वो फॉलो करना चाहिए, तो वो हम देखेंगे वो क्या है। तो वो बिल्कुल जो हमारे पास फ़ीचर ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर हम जो है वो एजाइल में कर रहे होते हैं और आइट्रेशन वाइज प्लान कर रहे होते हैं, 2 to 4 वीक्स की प्लानिंग हम कर रहे होते हैं। देन हमारे पास फ़ीचर को एक्सेप्ट कर रहे होते हैं हम जो है वो जो भी फीचर्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करते हुए हम कांस्टेंट फीडबैक और रैंक बैकलॉग के तहत जो है हम यहाँ पे स्कोप को मैनेज कर रहे होते हैं। मज़ीद हमारे पास जैसे कि हम टिपिकल ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास गैंट चार्ट्स जो है वो बनाए जा रहे होते हैं, तो वहाँ यहाँ पे वैसे तो अगर हम देखें तो गैंट चार्ट एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है एजाइल में, मगर अगर गैंट चार्ट अगर बना भी रहे हैं तो हमारे पास जो गैंट चार्ट है उसके अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे कि हमारे पास जो टास्क है वो बताएं और रिसोर्सेज उस पर कौन सी असाइन हो रही है एंड सो ऑन। हम सिंपली वहाँ पे जो है आइट्रेशन 1 आइट्रेशन 2 और इस तरीके से वहाँ पे काम होगा, वहाँ पे सिंपल इंडिविजुअल टास्क जो है वो नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे कि हमने यूज़र स्टोरीज प्रीवियसली हमने डिस्कस किया हुआ है, तो एज अ यूज़र आई वांट टू सो दैट, तो इस तरीके से करके हम जो है वो कि एज अ कौन है और कौन सा रोल है और उसको क्या उसकी डिज़ायर है, उसको क्या जो है गोल अकम्प्लिश करना है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो वो तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो यूज़र स्टोरीज़ हम यहाँ पे लिखे होंगे कि आइट्रेशन 1 में क्या क्या यूज़र स्टोरीज़ हैं। तो और वहाँ पे जो स्टार्ट और एंड ड्यूरेशन होगा वो 1 जो है वो मतलब 2 to 14 वीक 2 to 4 वीक्स का होगा। तो वहाँ पे हम जो है वो बाकायदा डेज़ वाइज जो है हम जो है वो प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें तो गैंट चार्ट वैसे जो है एक अच्छी अप्रोच नहीं है जो है वो इस्तेमाल करने के लिए एजाइल वे में अगर हम काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास फीचर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर होगा, डज नॉट शो टास्क, ठीक है, यहाँ पे टास्क शो नहीं हो रहे होंगे। और ड्यूरेशन फुल लेंथ ऑफ आइट्रेशन, यहाँ पे फुल लेंथ ऑफ आइट्रेशन की ड्यूरेशन होगी, यहाँ पे हमारे पास सिंगल जो है वो हम बाकायदा टास्क वाइज जो है ड्यूरेशन उसकी नहीं लिखेंगे। और नो रिसोर्स एलोकेशन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे पूरी टीम असाइन होगी, यहाँ पे जो है वो हम जो है वो एक इंडिविजुअल रिसोर्सेज को जो है हम असाइन नहीं कर रहे होंगे। और यहाँ पे जैसे कि हमारे पास हमने यूज़र स्टोरीज़ को डिस्कस किया, तो हर यूज़र स्टोरी जो भी लिखी जाएगी, ठीक है, लेट्स सपोज अ कस्टमर शुड बी एबल टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन, ठीक है, कि एज अ कस्टमर, ठीक है, ही एज अ कस्टमर आई वांट टू प्लेस एन ऑर्डर ऑनलाइन सो दैट वो कुछ भी बता सकता है। तो ये जो भी यूज़र स्टोरी है, हर यूज़र स्टोरी के पीछे जो है उसका कोई ना कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी बताया जाएगा उसके बैक साइड पे, जिसके अंदर जो है बाकायदा जो है वो टेस्ट केस जो है वो मेंशन जो है वो अगर हम देखें मतलब जिसके बिहाफ पे जो है टेस्ट केसेस जो है वो रन किए जाएंगे कि जिस पे प्रोडक्ट ओनर जो है वो उस स्टोरी को एक्सेप्ट करेगा। तो लेट सपोज यहाँ पे जो है वो मेंशन किया हुआ है कि टेस्ट विद क्रेडिट कार्ड्स एंड विद पेपल एंड ओपन कोड एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारे पास कोई भी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया जो हर यूज़र स्टोरी है उसके पीछे हम उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया भी जो है वो मेंशन कर देते हैं। फिर हमारे पास बर्न डाउन चार्ट है, बर्न डाउन चार्ट, बर्न अप चार्ट एंड सो ऑन। ये हमारे पास कुछ प्रैक्टिसेस हैं जिसके अंदर हम एक ओवरऑल प्रोजेक्ट की जो प्रोग्रेस है उसको हम देख सकते हैं। तो ये जो बर्न डाउन चार्ट की अगर यहाँ पे हम जो एग्जांपल हमारे पास मौजूद है इसके अंदर अगर हम देखें तो एक साइड पे हमें दिख रहा है एस्टिमेटेड स्कोप। एस्टिमेटेड स्कोप जो कि हमें बता रहा है कि हमारे पास जो है वो स्कोप कितना था ओवरऑल, और उसके अंदर हर आइट्रेशन के अंदर जो है वो कितनी कमी जो है वो आती चली जा रही है। तो लेट सपोज हमारे पास अगर हमारे पास इसको हम फीचर वाइज देखें कि हमारे पास लेट सपोज 300 फीचर्स थे, तो 300 फीचर से अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बन रहा है कि हमारे पास पहले 300 थे, फिर 240, फिर 180, फिर 120, फिर 60। तो हम जैसे जैसे आइट्रेशन में नीचे हमारे पास ऐसे ऐसे आइट्रेशन में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, तो ये एक अच्छा ग्राफ है। मगर अगर हमारे पास जो है जो स्कोप है हमने जो है उसके अंदर थोड़ी सी कमी करी और फिर पता चला कि जो स्कोप है वो वापस बढ़ गया, और हम जो है वो स्कोप की कमी के बजाय स्कोप की जो है वो हमारे पास जो ग्राफ है वो ऊपर की तरफ जा रहा है या एक
जो है वो तो ये हमारे पास जो है वो एक नेगेटिव जो है वो हमें नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज़ जो है वो गलत हो रही है, तो इसकी रोकथाम के लिए जो है काम किया जाएगा। तो जब हम जो हमारे पास जो मीटिंग्स होंगी, उन मीटिंग्स के ऊपर जो है ये तमाम चीज़ें जो है वो ट्रांसपेरेंट रखी जाएंगी कि हमारे पास जो है वो किस तरीके से स्प्रिंट्स में काम किया जा रहा है, और बर्न डाउन चार्ट जो है वो देख के जो है वो अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो एस्टिमेटेड स्कोप है वो कितना कमी की तरफ आ रहा है या उसके स्कोप में कितनी ज़्यादा जो है वो ज़्यादा हो रहा है। तो बहुत हद तक जो है यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर स्कोप कुछ ज़्यादा ही जो है वो एक्सीड करता चले जा रहा है और हम जो है वो ये जो ओवरऑल ग्राफ है वो डिक्लाइन की तरफ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास बहुत हद तक जो है प्रोडक्ट ओनर की गलती भी यहाँ पे हो सकती है कि जो प्रोडक्ट ओनर है कि हमारे पास जो वो बार बार स्कोप जो है वो मज़ीद बढ़ाता चले जा रहा है। ठीक है, तो मज़ीद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हम प्रोग्रेस देख सकते हैं बर्न डाउन चार्ट से एंड सो ऑन। तो यहाँ पे अगर हम ट्रेडिशनल और एजाइल को मज़ीद कंपेयर करें तो हमारे पास जो ट्रेडिशनल वे है उसके अंदर हम क्वालिटी को प्लान कर रहे होते हैं और कि हम किस तरीके से क्वालिटी का क्या क्राइटेरिया होगा एंड क्वालिटी एश्योरेंस हम कर रहे होते हैं। हर फेज़ को हम बाकायदा उसके अंदर जो है वो हर फेज़ वाइज जो है हम उनके जो वर्क प्रोडक्ट्स हैं उनको हम जो है वो वेरीफाई कर रहे होते हैं एंड क्वालिटी कंट्रोल की हम बात कर रहे होते हैं, क्वालिटी को हम किस तरीके से कंट्रोल करेंगे। डिफरेंट टेस्टिंग्स जो है वो हम ओवरऑल परफॉर्म कर रहे होते हैं जब डेवलपमेंट पूरी हो जाती है, ओवरऑल डेवलपमेंट वर्क कंप्लीट हो जाता है देन। जबकि एजाइल के अंदर हमारे पास एक डेफिनेशन ऑफ डन बनाई जाती है कि जो टीम मिलके या फिर मल्टीपल टीम्स मिलके किसी स्प्रिंट गोल के ऊपर काम कर रही हैं तो वो एक डेफिनेशन ऑफ डन बनाते हैं कि हमारी नज़र में क्वालिटी क्या है। ठीक है, तो वो डिसाइड करती हैं कि हमारी नज़र में क्या है डेफिनेशन ऑफ डन, कि जो कि हमारे पास एक इंक्रीमेंट जब हम बना लेते हैं, जब एक स्प्रिंट कंप्लीट कर लेते हैं तो उसमें जो हम कहते हैं कि वो यूजेबल होना चाहिए, तो यूजेबल में मज़ीद क्वालिटी की क्या डेफिनेशन होगी। तो हो सकता है कि जैसे जैसे टीम जो है वो मैच्योर होती चली जाए तो ये डेफिनेशन ऑफ डन के अंदर जो उसका क्राइटेरिया है वो उसको मज़ीद बेहतर बनाते चले जाएँ। QA इन्वॉल्व फ्रॉम द बिगनिंग एंड, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो शुरू से लेकर आखिर तक जो है वो इन्वॉल्व रहेगी। जाहिर सी बात है कि QA जो है वो बाकायदा डेवलपमेंट टीम का पार्ट होगी और रिव्यू एंड रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग्स के थ्रू जो है वो हमारे पास क्वालिटी जो है वो मज़ीद अश्योर किया जा रहा होगा कि हर स्प्रिंट के बाद अगर हम देखें तो बाकायदा हम हर 2 से 4 हफ्ते को जो है हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, और उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडॉप्शन हम कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास ट्रांसपेरेंसी, इंस्पेक्शन, एडॉप्शन ये हमारे पास जो है वो चलती रहेगी। तो टेस्ट अर्ली एंड ऑफन फीचर एक्सेप्टेंस के हम जो है वो फौरी तौर पे जो है वो हम जैसे ही कोई इंक्रीमेंट आता है तो हम उसको फौरी तौर पे जो है वो हम उसको टेस्ट कर रहे हैं और फीचर को एक्सेप्टेंस हमारे पास हो रही है। तो ट्रेडिशनल की तरह ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ओवरऑल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो रहा है और प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद जो है फिर उसको टेस्ट किया जा रहा है, डेवलप होने के बाद उसको टेस्ट किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जो है इंक्रीमेंट्स पे काम कर रहे होंगे तो उनको जो है वो टेस्ट किया जाता रहेगा और फीचर को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ डन की कि हम क्या देख सकते हैं कि जिसके अंदर जो है वो वर्किंग सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन फॉर प्रूफ ऑफ प्रोसेस। तो हम मज़ीद जो डेफिनेशन ऑफ डन है वो वक्त के साथ साथ जो है हम उसको मज़ीद मैच्योर जो है वो कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास मज़ीद जो है वो जो स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हमारे पास हो रही होगी तो यहाँ पे हमारे पास जैसे कोई ना कोई हमारे पास जो डिफरेंट रिकमेंडेशंस हैं वो हमारे पास लिखी जा रही होंगी कि क्या रिकमेंडेशंस हैं। तो ये अगर आप देखें तो एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मौजूद है। तो हम डिफरेंट रिकमेंडेशंस जो है वो प्रोसेस से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है वो देख रहे होंगे और जो हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव है उसका क्या एजेंडा है, उसका एजेंडा डिस्कस होगा। ठीक है, कि व्हाट डिड वी डू वर्क वेल दैट वी वांट टू मेक श्योर वी कीप डूइंग, कि हमने ऐसा क्या किया कि जो हमें चाहिए कि हम आगे के प्रोजेक्ट्स में भी उसको करें। व्हाट चैलेंज हमें किसी चीज़ ने जो है वो चैलेंज किया। ठीक है, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव एजेंडा जो है वो देखा जाएगा। देन हमारे पास जो है वो डेमो एंड रिव्यू एजेंडा। ठीक है, व्हाट हैपेंड टू द स्टोरीज वी डिडंट कंप्लीट। ठीक है, जो स्टोरीज हमने कंप्लीट नहीं की, ठीक है, तो उनका क्या हुआ एंड सो ऑन। ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे डिस्कस हो रही होंगी। तो इसी तरीके से हमारे पास जो है ये तमाम जो है हमारे पास रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में तमाम चीज़ें हम देख रहे होंगे प्रोसेस वाइज कि क्या चीज़ें सही गई और क्या चीज़ जो है वो किस तरीके से जानी चाहिए।
तो मज़ीद हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से अगर हम देखें तो ट्रेडिशनल में हमारे पास जो है रिस्क को हम आइडेंटिफाई करते हैं, रिस्पांस जो है वो डिफरेंट हम स्ट्रेटजीज वाइज सोचते हैं, मॉनिटरिंग कंट्रोलिंग कर रहे होते हैं। तो एजाइल में अगर हम देखें तो हमारे पास जो है रिस्क जो है वो जो है वो बहुत अच्छे तरीके से हैंडल हो रहे होते हैं। जैसे कि हम आइट्रेशन की प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो हमें जो है ओवरऑल प्रोजेक्ट की प्लानिंग के बजाय हम सिंपल एक आइट्रेशन की प्लानिंग हमें करनी होती है। तो उसके अलावा हम डेली स्टैंडअप्स जो है वो कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी रिस्क जो है वो हम उसको जो है वो सही तरीके से कैटर कर रहे होते हैं। और डिफरेंट जो रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग है और डिफरेंट रिव्यूज़ हैं एंड सो ऑन, तो यहाँ पे जो डेली स्टैंडअप्स हैं तो और उसके अलावा हाईली विजिबल इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स हैं हमारे पास, जो बर्न डाउन चार्ट है एंड सो ऑन, तो वहाँ पे हर चीज़ जो है वो ट्रांसपेरेंट है। इस पर हम जो है वो ट्रांसपेक्शन इंस्पेक्शन एंड ऑप्शन जो है वो मुस्तकिल जो है वो कर रहे होते हैं। तो कुछ कोर रिस्क की बात करते हैं कि जो कि हमारे पास एजाइल फ्रेमवर्क इनको एड्रेस कर रहा है। जैसे हमने कहा कि एजाइल बड़े बेहतर तरीके से रिस्क को हैंडल कर रहा है, तो वो कौन से रिस्क हैं? तो जैसे कि इंट्रिंसिक स्केड्यूल फ्लॉ, ठीक है। सबसे पहले ये है कि हमारे पास जो है एक ट्रेडिशनल में जो एक मसला आता है वो क्या कि हमारे जो एस्टिमेट्स हैं वो रॉन्ग हो जाते हैं, और बहुत कम ऐसा होता है कि जो हमारी जैसे कि विशफुल थिंकिंग होती है कि हम जो है वो इसको 1 साल 2 महीने में कर लेंगे, 1 साल 3 महीने में कर लेंगे, या ये 2 साल का प्रोजेक्ट है, मगर वो हमेशा जो है वो या तो बहुत ही एक्सीड कर जाता है और वो जो प्लान है वो उसके हिसाब से हम नहीं चल पाते। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एजाइल में हमारे पास डिटेल एस्टिमेशन जो है वो हो रही होती है हर आइट्रेशन से पहले, तो हम आइट्रेशन वाइज जो है वो उसमें प्लान कर रहे होते हैं, और इस वजह से हमारे पास जो अगर हम देखें जो स्केजुअल हम कर रहे होते हैं वो एक 2 to 4 वीक्स का होता है, तो वो सम हाउ जो है वो हम अचीव कर पा रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास जो है वो टाइम बाउंड तो हम होते नहीं हैं एजाइल में। पहली चीज़ तो ये कि हमारे पास एजाइल में हम टाइम बाउंड से मुराद ये कि हम एक ओवरऑल प्रोजेक्ट का जो है वो टाइम बाउंड नहीं होते कि एक ओवरऑल प्रोजेक्ट कितने अरसे में जो है वो हो रहा है। तो हम यहाँ पे जो है वो फीचर्स के लिए होते हैं कि हम जो है वो जल्द अज जल्द टाइम टू मार्केट, हमें जो है वो जो भी फीचर्स हैं जो टॉप रैंक फीचर्स हैं वो हमें कितना जल्दी जो है वो उनका टाइम टू मार्केट जो है कितना जल्दी होगा, तो हम उस हिसाब से उसको चीज़ों को सोच रहे होते हैं। तो यहाँ पे अगर जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ज़्यादा बढ़ा रहा है या उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो वो उसमें प्रोडक्ट ओनर जो है वो भी इन्वॉल्व होगा कि प्रोडक्ट ओनर जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट जो है वो फ्रीक्वेंटली क्यों बार बार चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्पेसिफिकेशन ब्रेकडाउन है, यहाँ पे अगर हम देखें तो फेलियर टू अचीव स्टेक होल्डर कंसेंसस, तो एक बड़ा मसला ये भी होता है रिस्क कि हम जो है वो स्टेक होल्डर्स का जो सही कंसेंसस ले पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, कि क्या चीज़ बननी है क्या चीज़ नहीं बन रही है। तो ये एक बड़ा मसला हो सकता है कि जो रिक्वायरमेंट है वो सही से समझी नहीं गई, तो हम एक गलत चीज़ जो है वो सही तरीके से बनाने में मशगूल रहे, तो ये भी एक मसला हो सकता है। तो ये रिस्क हमारे पास एजाइल किस तरीके से कंसिडर करता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट बैकलॉग की जो जिम्मेदारी है वो प्रोडक्ट ओनर की है, ये हमारे पास डेवलपमेंट टीम की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अगर रिक्वायरमेंट जो है वो गलत रिक्वायरमेंट्स लेके उन पे काम करवा रहा है प्रोडक्ट ओनर, तो वो प्रोडक्ट ओनर इसमें ज़िम्मेदार है। तो इसमें जो डेवलपमेंट टीम है उसकी कोई इसमें गलती नहीं है कि वो किस तरीके से स्पेसिफिकेशन को ब्रेक डाउन कर रहे हैं और किस तरीके से रिक्वायरमेंट्स लेके दे रहे हैं। तो यहाँ पे स्कोप क्रीप की अगर हम बात करें तो स्कोप क्रीपिंग एक बड़ा मसला है। तो उसके अंदर हमने देखा कि हमारे पास जो स्कोप है वो हद से तजावज़ कर जाना, तो ये हमारे पास ट्रेडिशनल में तो एक बड़ा इशू इस वजह से है कि अगर स्कोप क्रीपिंग होती है तो वो जाहिर सी बात है कि टाइम ड्यूरेशन भी बढ़ेगा और तमाम चीज़ें जो है वो कॉस्ट जो है वो अगर हम पहले ही टाइम को प्लान कर चुके हैं और कॉस्ट फिक्स कर चुके हैं तो वहाँ मसला होगा। मगर अगर हमारे पास लेट सपोज़ जो एजाइल वे है तो उसके अंदर तो हम चेंज को बाकायदा एक्सपेक्ट भी कर रहे होते हैं और वेलकम भी करते हैं कि हाँ जितने चेंजेस आएंगे हम वो उसको फैसिलिटेट करेंगे। तो इसको समझने के लिए आम फहम ज़बान में अगर हम वही घर वाली एग्जांपल लें तो लेट सपोज़ अगर एक बंदा है जो कि कहता है कि लेट सपोज़ अगर एक बंदा है जो मतलब एक ठेकेदार जो है वो घर बना रहा है, तो घर की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो जो है वो रोज़ कहता है कि भाई आज ये दीवार बनानी है, फिर दूसरे दिन कहता है दीवार गिरा दो, फिर तीसरे दिन फिर कहता है दीवार खड़ी कर दो। तो यहाँ पे जो ठेकेदार है उसका कुछ नहीं जा रहा, उसकी जो टीम है वो फिक्स्ड है, जो रिसोर्स है वो फिक्स्ड है और वो जो है उसको एक दिन का काम मिल रहा है, वो दिन का काम करके दे रहा है, उसकी एक दिन की वो अपनी पूरी मजदूरी उसको मिल रही है, तो उसका इससे कुछ नहीं जा रहा। हाँ वहाँ पे जो प्रोडक्ट ओनर है वो जिम्मेदार है कि वो किस तरीके से स्कोप जो है वो बार बार बढ़ा रहा है या स्कोप में क्या क्या जो है वो कमी पेशियाँ कर रहा है, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ें जो वो लेकर आ रहा है, तो वो सब चीज़ें भी प्रोडक्ट ओनर जिम्मेदार है। यहाँ पे हाँ हम एज अ डेवलपमेंट टीम तो हम चेंज को एक्सपेक्ट भी करते हैं और उसको मोस्ट वेलकम कहते हैं।
पर्सोनल लॉस की अगर हम बात करें कि हमारे पास एक बड़ा मसला ये होता है, रिस्क जो हमें इन्वॉल्व होता है वो ये कि जो एक की रिसोर्स होती हैं, हमारी की ह्यूमन रिसोर्स होती हैं, वो छोड़कर जो है वो चले जाती हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जो एजाइल, जैसे कि हमने डिस्कस किया है कि जब जो स्क्रम जब इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ पे जो एक ज़बरदस्त जो चीज़ क्या थी वो थी ये थी कि एक प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ हुई और उसके अलावा जो टीम की सेटिस्फेक्शन थी वो ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पे इसी तरीके से हम देखें कि हमारे पास जब सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम्स होती हैं तो वहाँ पे ग्रेटर जॉब सेटिस्फेक्शन होता है। तो वहाँ पे हमारे पास इस रिस्क को भी बड़े अच्छे से हैंडल किया गया कि हमारे पास जो टीम है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज है, वो खुद अपनी जिम्मेदारी ले रही है। तो जहाँ पे कोई इस तरह का नहीं है कि बॉस जो है उनको कमांड दे रहा है कि भाई तुम्हें आज के दिन ये टास्क परफॉर्म करना है, हर हाल में करना है एंड सो ऑन। तो यहाँ पे टीम जो है खुद जिम्मेदार है और वो एक ज़बरदस्त जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो फील कर रही होती हैं। इसी वजह से जहाँ पे एजाइल प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं उन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो अगर हम देखें तो जो लोग हैं वो काफ़ी अरसे से जो है वो काम कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक ज़बरदस्त जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो मिल रही होती है। दैन प्रोडक्टिविटी वेरिएशन के हिसाब से अगर हम देखें तो डिफरेंस बिटवीन दी अज्यूम्ड एंड एक्चुअल, कि हमारे पास हमने सोचा कुछ और जो है वो हमें मिला कुछ, तो वो चीज़ भी हमारे पास जो है वो एजाइल में इस तरीके से डील की जा रही है कि हमने देखा कि हर टाइट्रेशन के बाद जो है वो बाकायदा हम वर्किंग कोड का डेमो करवा रहे हैं, हम प्रोडक्ट जो है वो हम बाकायदा स्प्रिंट रिव्यू जो है वो दे रहे हैं। तो वहाँ पे इस रिस्क को जो है बहुत बेहतर तरीके से हैंडल किया जा रहा है। तो मज़ीद अगर हम जो है थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कुछ चीज़ों को जल्द से जल्द, तो हमारे पास हमने देखा कि प्रोजेक्ट प्लानिंग हमारे पास क्या है कि प्रोजेक्ट प्लानिंग इज़ ब्रोकन डाउन इनटू मल्टीपल लेवल्स ऑफ प्लानिंग, कि हमने देखा कि किस तरीके से हम जो है वो एक तो रिलीज़ प्लानिंग कर रहे हैं और एक हमारे पास आइट्रेशन प्लानिंग हो रही है और डेली प्लानिंग भी हो रही है। तो डिफरेंट प्लानिंग्स को हमने डिस्कस किया कि एक तो हम स्प्रिंट की प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है, और ओवरऑल जो है स्प्रिंट गोल हम डिसाइड कर रहे हैं, सबसे पहले स्प्रिंट गोल डिसाइड कर रहे हैं, देन हम स्प्रिंट प्लानिंग करके जो है एक आइट्रेशन को प्लान कर रहे हैं और उसके अलावा मज़ीद जो है वो डेली की प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कल क्या किया, आज क्या करेंगे और एंड सो ऑन, कि हमें क्या चीज़ जो है वो हमारे लिए रुकावट बन रही है। और फैसिलिटेट एंड कोचिंग अ टीम हेल्प्स देम टू मेक बेस्ट डिसीजंस एंड फ्रीज यू टू फोकस ऑन स्टडिंग। तो यहाँ पे जो स्क्रम मास्टर है उसका काम क्या है कि वो फैसिलिटेट करे, टीम को कोच करे और उनको बेहतर डिसीजन लेने में उनके लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित हो। उसके अलावा हमने देखा कि जो है रैंक बैकलॉग जो है वो एक प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी है और वो एक प्राइमरी मींस ऑफ चेंज कंट्रोल है कि जिसके तहत जो है वो चेंज को कंट्रोल किया जा रहा होगा कि चेंज को किस तरीके से एक्सेप्ट करना है, क्या नहीं करना है। तो वो जो रैंक बैकलॉग है तो वो बिज़नेस जो पीपल है जो हमारे पास जो उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो तमाम चीज़ें जो है प्रोडक्ट ओनर लेके वो उसको जो है हैंडल कर रहा होगा। हमारे पास स्कोप इज़ डिफाइंड एट ग्रैनुअलिटी, तो हमने देखा कि हमारे पास जो स्कोप है इसको हम जितना ग्रैनुलर लेवल पे तोड़ सकते हैं उतना ज़्यादा ग्रैनुलर लेवल पे जाके हम इसको तोड़ेंगे फॉर द टाइम हॉरिजॉन, कि हमारे पास 2 से 4 हफ्ते में क्या काम किया जा सकता है। तो हम यूज़र स्टोरीज़ में उसको तोड़ के जो है वो रखते हैं। तो स्कोप इज़ वेरीफाइड एक्सेप्टेंस, तो हमने देखा कि हर यूज़र स्टोरी के साथ उसका कोई ना कोई एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होगा जो हम प्रोडक्ट ओनर से डिस्कस करेंगे। मज़ीद जो है हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पे हमारे पास फीचर ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है कहला रहा होता है और गैंट चार्ट हमारे पास जो है वो टिपिकली हमारे पास यहाँ पे यूज़ नहीं होता और हमने देखा कि बर्न डाउन चार्ट या बर्न अप चार्ट या कोई इस तरह की चीज़ें जो है हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं जिससे हम प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे होते हैं। देन टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट जो है वो उसको जो है वो देखा जाता है कि टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट की जाए और क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो है वो हेल्प कर रही होती हैं कि किस तरीके से जो है वो क्वालिटी को श्योर किया जाए और डेफिनेशन ऑफ डन क्या होगी एंड सो ऑन, वो हमने डिस्कस किया। बग्स आर फाउंड एंड फिक्स्ड इन द आइट्रेशन, कि हमारे पास जो है वो अर्ली टेस्टिंग हो रही होगी और हर जो है वो हमारे पास जो है वो हर आइट्रेशन में जो है टेस्टिंग हो रही होगी और फीचर जो एक्सेप्ट किए जा रहे होंगे। देन हमने जो है वो डिस्कस किया कि द वेरी नेचर ऑफ एजाइल फ्रेमवर्क अलाउज कवरेज, कि हमने देखा कि हमारे पास जो एजाइल नेचर है फ्रेमवर्क जो हमने देखा कि इस तरीके से डिफरेंट कोड रिस्क को जो है उसमें हैंडल किया जा रहा है और हाईली इंफॉर्मेशन रेडिएटर्स हमारे पास हैं जिसके तहत हम जो है डिफरेंट फीडबैक लूप्स के तहत हम जो है वो एक अच्छी जो है वो एक क्वालिटी प्रोडक्ट, एक परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट जो है वो हम करते हुए एक अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो हम दे रहे होंगे और तमाम जो पोटेंशियल रिस्क होंगे उनको सही तरीके से मॉनिटर कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम ने इन तमाम चीज़ों को देखा। मज़ीद जो है हम अभी डिस्कस करते हैं कि हमारे पास एक जो स्क्रम मास्टर है उसके रोल को अगर हम थोड़ा सा
डिस्कस करें डिटेल में, तो हमने देखा कि एक जो स्क्रम मास्टर है उसका काम क्या है, टू फैसिलिटेट मीटिंग्स की जितनी मीटिंग्स हैं उनको फैसिलिटेट करना, जितने रोड ब्लॉक्स हैं, ठीक है, जितनी मुश्किलात परेशानियां चाहे वो प्रोडक्ट ओनर को आ रही हों या फिर वो डेवलपमेंट टीम को आ रही हों, तो उनके लिए काम करना, एक फैसिलिटेटर का काम करना, उनको सर्व करना, प्रोटेक्ट द टीम फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। तो टीम को किसी भी किस्म की जो डिस्ट्रैक्शंस अगर कोई डिस्ट्रैक्शंस हैं तो उन डिस्ट्रैक्शन से हटाना, और ये देखना कि जो मीटिंग्स हैं वो टाइम बॉक्स मीटिंग हो, टाइम बॉक्स एक टाइम पे वो चीज़ें जो है 15 मिनट के अंदर वो ख़त्म हो जाए, जो मीटिंग का जितना जितना टाइम है तो उतने ही टाइम में वो मीटिंग्स जो है वो ख़त्म हो जाए, ठीक है, उससे ज़्यादा वो टाइम एक्सीड ना करे, और उनको जो है वो प्रॉपर कम्युनिकेशन जो है वो तमाम जो भी टीम मेंबर्स की आपस की कम्युनिकेशन हो या प्रोडक्ट ओनर और टीम मेंबर्स की कम्युनिकेशन हो उनको बेहतर बनाना, एक्ट एज टीम मेमोरी, टीम का एक मेमोरी बन के काम करना कि उनको जो है वो मुस्तकिल एक ओवरऑल विजन का क्लियर करना कि हमें किस तरीके से एक विजन को फॉलो करना है, उसके अंदर हमें क्या डिफरेंट स्प्रिंट गोल्स हमें फॉलो करने जो है वो स्प्रिंट के गोल्स क्या होंगे, ओवरऑल प्रोसेस का पर्पस उनको समझाना बार बार कि एजाइल प्रैक्टिसेस हमको किस तरीके से फॉलो करनी है, एजाइल के प्रिंसिपल्स किस तरीके से फॉलो करने हैं, और किस तरीके से जो टीम को डिसीजन लेना है तो टीम को डिसीजन लेने में उनकी हेल्प करना, कि किस तरीके से स्प्रिंट के लिए जो आइटम्स उनको सेलेक्ट करने, उन आइटम्स को सेलेक्ट करने में उनकी मदद करना, तो वो तमाम चीज़ें जो है वो एक स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी में आती हैं। एंड बी द वॉइस ऑफ रियलिटी के क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कि वेलोसिटी एस्टिमेट्स का देखना और प्रोग्रेस देखना कि एक टीम की क्या वेलोसिटी चल रही है, ठीक है, टीम कितना तेज़ी से जो है वो स्कोप को कवर कर रही है, आइटम्स को कवर कर रही है, और अगर पहले दूसरे तीसरे आइटरेशन में जो स्कोप कवर किया है उसके हिसाब से जो है वो एस्टिमेट करना कि चौथी उसमें आइटरेशन में जो है वो टीम की वेलोसिटी क्या होगी, एक्सपेक्टेड वेलोसिटी क्या होगी और एक्चुअल वेलोसिटी क्या है, तो उनका जो है वो देखना कि वो कहाँ पे लाए कर रहे हैं, उनकी प्रोग्रेस को नोट करना, तो वो तमाम चीज़ें एक मैट्रिक्स जो है वो अपने पास रखना, वो तमाम चीज़ें जो है स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी में आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जैसे हमने देखा कि एक तो हमारे पास हमने प्रीवियसली देखा कि सेफ गार्ड दी प्रोसेस, ठीक है, तो हम ओवरऑल प्रोसेस के हवाले से हम देखें, देन कम्युनिकेशन के हवाले से अगर हम देखें तो कम्युनिकेशन को मज़ीद डिस्कस करें, तो मीडिएट टीम डिस्ट्रीब्यूट्स, अगर टीम के दरमियान कोई भी अगर झगड़ा फसाद है तो उसको जो है वो दूर करना, ठीक है, उसके अलावा बी द फर्स्ट रंग इन द एस्केलेशन लेडर, कि अगर कोई भी मुश्किल कहीं पे किसी को कोई इम्पेडिमेंट कोई रोड ब्लॉक अगर फेस करना पड़ रहा है तो वो आगे बढ़ के उसको जो है वो ख़ुद से जो है वो करके दिखाए चीज़ों को, और ख़ुद से जो है वो उन चीज़ों को मुश्किलात को हल करे, और जो भी आउटसाइड द टीम जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे नेगोशिएट करना, और हायर इन्फॉर्मेशन जो है वो विजिबल इन्फॉर्मेशन रेडिएटर्स जो है वो प्रोवाइड करना, फॉर्मली रिपोर्ट प्रोग्रेस के ऊपर बनाना, ठीक है, या फिर हमारे पास जो भी डिफरेंट रिलीज़ के ऊपर जो है वो जो भी डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनसे, या कोई भी हमारे पास एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज़ हैं उनको मैनेज करना, वो तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ओनर की जिम्मेदारी में स्क्रम मास्टर की जिम्मेदारी में आ रही हैं। तो स्क्रम मास्टर मज़ीद हमारे पास बिल्ड एक कम्युनिटी अगर हम देखें तो स्क्रम मास्टर जो है वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहा होगा कि जिसके अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट हो, जिसके अंदर जो है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट होगी, जिसके अंदर एक प्रोडक्टिव वे में काम किया जा सके, और उसके अलावा एक जो है वो एज अ लाइसन के वो एक एज अ एम्बेसडर और एडवोकेट एक काम कर रहा होगा कि वो जो कि अपनी टीम की वकालत करेगा कि मेरी टीम ने जो है वो क्या काम किया, कैसे कैसे किया और किस तरीके से जो है वो स्कोप को कवर किया, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन लेवल की चेंजेस हैं उसके हवाले से उनके अंदर पार्टिसिपेट करेगा, उनको जो है वो सही तरीके से मशवरा देगा कि किस तरीके से जो है वो प्रोसेस को सही तरीके से बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और अपने एक्सपीरियंसेस से जो है वो बताएगा कि उनके अपने एक्सपीरियंसेस से उनको जो है वो फ़ायदा पहुंचाएगा कि जिनसे उनको टीम को जो है वो हेल्प मिले। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि एक स्क्रम मास्टर की ज़िम्मेदारी में क्या क्या चीज़ें नहीं आती, कि क्या क्या उसको नहीं करना, वो अगर हम देखें तो ओन द प्रोडक्ट बैकलॉग, तो ये हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट ओनर का काम है, ये स्क्रम मास्टर की ज़िम्मेदारी नहीं है कि वो प्रोडक्ट बैकलॉग के अंदर चेंजेस करे या फिर प्रोडक्ट बैकलॉग के हिसाब से कुछ काम करे। ओन द एस्टिमेट्स भी वो खुद नहीं कर लगाएगा कि भाई कौन सा काम कितने अरसे में हो जाना चाहिए, तो ये चीज़ें डेवलपमेंट टीम का काम है। डेवलपमेंट टीम जो है वो सेल्फ ऑर्गेनाइज टीम जो है वो खुद से एस्टिमेट कर रही होगी। हाँ, स्क्रम मास्टर इन तमाम चीज़ों को जो है वो बेशक उसके लिए हेल्प प्रोवाइड करेगा। मेक डिलीवरी डिसीजंस भी हैं, वो भी हमारे पास अगर हम देखें तो ये भी हमारे पास जो है वो एक स्क्रम मास्टर की ज़िम्मेदारी में नहीं है। तो यहाँ पे हम बेशक फैसिलिटेट करना जो है वो बेशक जो कम्युनिकेशन होनी है डिलीवरी डिसीजंस के हवाले से जो भी है वो तमाम चीज़ें फैसिलिटेट उसके हवाले से स्क्रम मास्टर कर रहा होगा, मगर
यहाँ पे जो डिसीजंस हैं अबाउट रिगार्डिंग दी प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, स्ट्रेटजिक एंड ऑर्गेनाइजेशन, इशू रेजोल्यूशन, तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास जो है वो इसका काम जो है स्क्रम मास्टर का काम नहीं है। तो वो डेवलपमेंट टीम मिलके और जो हमारे जो प्रोडक्ट ओनर है वो मिलके जो है डिसाइड करेंगे कि वो किस तरीके से डिलीवरी डिसीजंस जो है वो लेने हैं। और फिर प्रोडक्ट डिसीजंस के ऊपर हम बात करें तो प्रोडक्ट डिसीजंस जो है वो कस्टमर ले रहा होगा, कस्टमर या फिर उसका कोई प्रॉक्सी, जैसे कि कस्टमर से मुराद यहाँ पे प्रोडक्ट ओनर है। तो अगर प्रोडक्ट ओनर अगर अवेलेबल नहीं है फॉर द टाइम बीइंग, तो वहाँ पे वो प्रोडक्ट ओनर अपनी जगह किसी और को जो है वो रिप्रेजेंटेटिव जो है भेज सकता है। तो प्रोडक्ट ओनर या कोई भी जो उसका प्रॉक्सी है वो जो है वो प्रोडक्ट के रिलेटेड डिसीजन ले रहा होगा, ना कि स्क्रम मास्टर। एंड हैव टू हैव ऑल द आंसर्स, तो ऐसा भी नहीं है कि वो तमाम चीज़ों को जो है वो खुद से डिसीजंस जो है वो ले रहा हो। तो अगर कोई प्रोसेस में भी कोई चेंज ले रहा है तो वो ऐसा नहीं है कि वो खुद से चीज़ों को इन्फोर्स करे। तो वहाँ पे ये जो स्क्रम मास्टर है वो हर चीज़ में जो है वो टीम से मशवरा लेगा, उनसे जो है वो एज अ टीम जो है वो मतलब टीम को फैसिलिटेट करते हुए, टीम का मशवरा लेते हुए उनका जो है वो काम करेगा। तो इट्स नॉट लाइक दैट कि स्क्रम हैव टू हैव ऑल द आंसर्स। तो यहाँ पे इसका एक मकसद ये भी है कि हमारे पास जैसे टिपिकल ऑर्गेनाइजेशंस में जो है वो जहाँ पे जो है वो जो है क्लाइंट से, कस्टमर से जो है वो डेवलपर को डायरेक्ट नहीं किया जा रहा होता। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो एजाइल प्रैक्टिसेस में हमारे पास यहाँ पे जो स्क्रम मास्टर है वो जो है वो सारे सवाल के जवाब अपने पास नहीं रखता कि वो डायरेक्टली जो है वो प्रोडक्ट ओनर से या जो है वो टीम जो है वो डिस्कस खुद कर रहा हो। तो यहाँ पे जो टीम है वो जो है वो मज़ीद जो है वो उससे मशवरा लिया जाएगा या जो है वो मज़ीद वो भी जो है वो प्रोडक्ट ओनर से जो है वो कम्युनिकेट कर रही होती है। तो अब तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।